ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और पार्ट 1 में हम लोग जो है क्लास 9th के ज्योग्राफी का 3 अध्याय कवर किए थे। जैसे इसमें पहला अध्याय था भारत आकार और स्थिति, दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप और तीसरा जो है अपवाह। ये जो शुरू के आप 3 अध्याय देख रहे हैं इसको हम लोग कवर कर चुके हैं और वो आपका वीडियो था पार्ट 1। और उसी में बहुत सारा कमेंट आ रहा था इसका 3 चैप्टर जो बचा हुआ था उसके लिए, तो आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट 2 क्लास आज होने वाली है, अध्याय 4 में जलवायु, अध्याय 5 में पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, और अध्याय 6 में पढ़ना है जनसंख्या। तो यानी ये तीनों चैप्टर को जो है हम लोग आज कवर करेंगे और वो पार्ट 2 वीडियो होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर आज देखिएगा। इसमें जो है आपको वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आज आया है, इसके पीछे बहुत सारा कारण था। तो आज हम इसको कवर कर लेते हैं। और आपको ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी आपको 10th का भी हम लोग वीडियो देख चुके हैं, लेकिन वो हमारे मन लायक नहीं हुआ था, क्योंकि एक होता है बेस्ट कंटेंट की जब बात आती है तो आपको हम जो है यहाँ पे बनाते हैं उसको, यहाँ पे जैसे कवर किया गया था आप उसको बुक में जो है उस टाइप से आपको ज्योग्राफी का जो क्लास 10 था वो नहीं हुआ था, उसमें केवल फैक्ट की बात हुई थी। तो हम लोग जो है कंटेंट की जब बात आती है तो बेस्ट कंटेंट के रूप में भी उसको तैयार किया जाएगा क्लास 10th का, फिर 11th 12th का, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उन सबको भी कवर किया जाएगा। तो हम लोग क्लास जो आपका 9th का ज्योग्राफी है पार्ट 2, ये जो जलवायु अध्याय है ये आपका अध्याय 4 में पढ़ना है। तो यहाँ पे छूट गया ये अध्याय, यहाँ पे आप 4 इसको ऐड कर सकते हैं। तो अध्याय 4 में पढ़ना था जलवायु। तो चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। सबसे पहले जलवायु जो है एक वायुमंडलीय अवस्था, उसके बारे में हम कवर करेंगे। लेकिन आपको किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को मान लीजिए अगर समझना है तो उसके लिए जो है 3 मूल तत्व आवश्यक होते हैं। इसमें जो पहला है स्थलाकृति, दूसरा अपवाह और तीसरा है वायुमंडलीय अवस्था। तो शुरू के जो 2 है, एक आपका स्थलाकृति और अपवाह, तो हम लोग तो इसको कवर कर ही लिए हैं। स्थलाकृति के बारे में पढ़ लिए हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर में, आकार और स्थिति के बारे में, और साथ में अपवाह जो तीसरा चैप्टर था इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और साथ में वायुमंडलीय अवस्था के अंदर जो है हम लोग तापमान को पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जो है वायुमंडलीय अवस्था के अंदर पढ़ेंगे, और इसी से हम लोग जलवायु को समझेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों आपका जो है आज कवर हो जाएगा वायुमंडलीय अवस्था के भी। तो ये सब चीज़ आपको जलवायु में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जलवायु क्या है, और आपको एक और चीज़ होता है मौसम, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम दोनों को साथ में कवर करते हैं। तो जलवायु की अगर बात करें तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि के लिए, यानी आपको कम से कम 30 वर्ष के लिए, तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जो है जलवायु कहलाता है। यानी एक विशाल क्षेत्र में, यानी ये नहीं कि एक छोटा गांव ले लिए या कोई जिला ले लिए उसका जलवायु नहीं निकाला जाता है। एक बड़ा विशाल भूखंड होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है आपका एक विशाल भूखंड देश है। तो यहाँ की अगर जलवायु हमको निकालना है तो एक विशाल देश हो गया, और यहाँ पे लंबे समय के लिए यानी कम से कम 30 वर्ष आपका होना चाहिए। तो भारत की अगर जलवायु निकालना है तो कम से कम 30 वर्ष में हम देखेंगे भारत में वहाँ की जो वायुमंडलीय अवस्था है, यानी आपको भारत का तापमान कैसा है, वायुमंडलीय दाब कैसी है, पवन कैसा है, आर्द्रता कैसा है, वर्षा वहाँ पे कैसी हो रही है। तो इन सब को वहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ 30 वर्ष में ये जो वायुमंडलीय अवस्था है इसका एक हम औसत निकालेंगे, और वही औसत जो होगा वहाँ की जलवायु होगा। यानी एक विशाल लंबे विशाल खंड में 30 वर्ष में हम देखेंगे वहाँ पे कि हाँ तापमान कैसा है, वायुमंडलीय दाब कैसा है, पवन कैसा है, आर्द्रता और वर्षा कैसी है, और इन सभी का हम लोग एक एवरेज निकालेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो वही जो है भारत का जलवायु होगा। जैसे भारत की हम लोग जलवायु पढ़ते हैं कि हाँ भारत की जलवायु कैसी है, कोई मानसूनी है या आपको उष्णकटिबंधीय है। तो ये सब चीज़ वहाँ पे जो भी तापमान, वायुमंडलीय दाब, वर्षा है, इन सब को वहाँ पे 30 वर्षों के लिए देखा गया है, और एक उसका एक एवरेज निकाला गया है, और वही जो है वहाँ की जलवायु, भारत की जलवायु कहलाती है। तो भारत की जलवायु को हम लोग आगे देखेंगे। और एक होता है मौसम। तो मौसम जो होता है वो एक छोटे समय के लिए होता है। जिस प्रकार जलवायु जो है, जो चीज़ हम लोग जलवायु में पढ़ते हैं वही चीज़ आपको मौसम में भी पढ़ने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मौसम में जो है आपको एक छोटे अवधि के लिए होता है। जैसे मान लीजिए एक दिन भी हो सकता है, एक सप्ताह भी हो सकता है, या आपको कुछ घंटे भी हो सकता है। तो मौसम और जलवायु में बस यही अंतर है कि बाकी यहाँ पे जो वायुमंडलीय अवस्था आप देख रहे थे वो चीज़ भी आपको हम लोग मौसम में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो है छोटे क्षेत्र में और साथ में आपको एक कम समय के लिए मौसम को देखा जाता है। तो यहाँ पे मौसम देख लीजिए कि यह एक किसी विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। यानी आपको एक छोटे समय में, आपको एक छोटे क्षेत्र की ये जो वायुमंडलीय अवस्था है उसको बताता है मौसम।
यानी आपको मौसम जो है छोटे समय में, यानी आपको 1 दिन के लिए भी हो सकता है। आप देखिएगा मौसम जो है हमेशा बदलते रहता है। देखिएगा सुबह में आपको कभी-कभी बारिश हो जाता है या ठंडा हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं आज आज बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ पे यह 1 दिन छोटे समय के लिए, और आपको ये दिन में कई बार बदलते रहता है। इसलिए यहाँ पे बदलने के कारण देखिएगा आपको इस पे गाना भी निकलता है कि हाँ, मौसम की तरह तुम भी बदलते ना जाओगे। देखिए कभी भी गाना नहीं निकलेगा कि हाँ, जलवायु की तरह तुम भी बदलते ना जाओगे। यानी आपको मौसम है, तो मौसम जो है हमेशा बदलते रहता है। एक दिन में कई बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो है एक लंबे समय की बात होती है। तो यही चीज़ है, आपको मंडलीय अवस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो लंबे समय के लिए पढ़ रहे हैं तो जलवायु, और छोटे समय के लिए इसको देख रहे हैं तो मौसम। ये दोनों में फ़र्क आप बस इतना आपको समझना है। अब हम भारत की जलवायु की बात कर लेते हैं कि भारत की जलवायु यहाँ पे कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है, उसको हम लोग 2 आधार पे देखते हैं। एक आप देखते हैं क्षेत्र के आधार पे, यानी आपको भारत जिस क्षेत्र में पड़ता है ग्लोब पे, तो उसके आधार पे, और दूसरा यहाँ पे भारत में जो हवाएँ चलती है, उसके आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पे। तो क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो है पूरा विश्व का मैप है, यानी आपका ये पूरा ग्लोब है। और ग्लोब पे भारत की स्थिति आपको मालूम होगा, हम लोग पहले चैप्टर में इसको कवर किए थे अच्छे से, कि भारत जो है यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका जो भारत है यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो भारत है, आपको देखिए ये ग्लोब में यहाँ पे पड़ता है। और भारत को जो है यहाँ पे कुछ कटिबंध में बाँटा गया है। सबसे पहले आप उसको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होगा सूर्य की जो स्थिति होती है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये सूर्य है, तो सूर्य की जो स्थिति होती है, वो आपको ये विषुवत रेखा है, यानी आपको 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से ऊपर अगर आप जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ में, तो यहाँ तक, और साथ में 23.5 डिग्री अगर साउथ में जाते हैं तो यहाँ तक। तो यहाँ तक जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत सारा गर्मी पड़ता है। तो गर्मी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्ण। उष्ण मतलब होता है गर्मी। तो इसलिए ये जो क्षेत्र होता है, आपको इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके ऊपर आ जाइएगा 23.5 से 66 डिग्री नॉर्थ में, और साथ में 23.5 से 66 डिग्री आपको साउथ में। तो यहाँ का जो एरिया होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की सूर्य की जो किरणें होती है, वह सीधे नहीं जाके आपको तिरछी पड़ती है इस टाइप से। तो तिरछा पड़ता है तो यहाँ पे आधा समझ लीजिए गर्मी और आधा आपका ठंडा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीत उष्ण, यानी शीत और उष्ण दोनों छुपा हुआ है। तो यहाँ पे शीत और उष्ण, यानी ये जो एरिया हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और साथ में ऊपर का भी ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए इसी के क्षेत्र में पड़ता है आपका भारत। भारत की देखें तो आपको मालूम होगा, भारत के जो है बीचों बीच से गुजरता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे भारत का जो आधा हिस्सा पड़ रहा है, वो पड़ रहा है उष्ण कटिबंधीय वाले इलाके में, और आधा वाला जो हिस्सा है वो पड़ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय इलाके में। तो यहाँ पे अगर हम उस टाइप से देखें, तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत की जो जलवायु है, वह तो दोनों में आ रहा है, आधा शीतोष्ण में आ रहा है और आधा उष्ण में आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। भारत की जो जलवायु है वह है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और वैसा इसलिए है क्योंकि भारत में ये नहीं कि आपको केवल क्षेत्र के, मतलब यहाँ पे जो शीतोष्ण कटिबंध है उसी के आधार पर देखा जाता है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो भारत में यहाँ पे आपका थार का मरुस्थल है, यहाँ पे आपको हिमालय है, यहाँ पे आपको तिब्बत का पठार है। तो ये सब क्षेत्र भी आपको भारत को गर्म रखता है, इसलिए हम भारत को जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु के में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये दोनों में क्यों नहीं है। यहाँ पे दोनों में नहीं है, आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत को जलवायु यहाँ पे माना जाता है। तो ये तो हो गया आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रफल के आधार पे, यानी क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ क्षेत्र के आधार पर कि भारत किस क्षेत्र में पड़ रहा है आपको उसके आधार पर। जबकि हम हवाओं के आधार पर चले तो भारत में जो है आपको जो हवाएं चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं मानसूनी हवाएं। तो उसके आधार पे भी यहाँ पे भारत को बांटा गया है जलवायु में। तो यहाँ पे इसके आधार पे भारत को बोलते हैं मानसूनी जलवायु। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाया जाता है, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु भी। यहाँ पे आपको ऑप्शन में या तो अलग से देख सकता है, एक उष्णकटिबंधीय या आपको मानसूनी। यानी अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन ए है और ये आपका ऑप्शन बी है, तब तो यहाँ पे आंसर दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में ऐसे देता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यहाँ पे आपको मानसूनी भी जोड़ देता है। तो उस टाइप से भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो मानसून के आधार पर देखिए, मानसून को हम लोग इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मानसून की बात करें तो मानसून सबसे पहले क्या होता है? तो मानसून जो है एक आपका अरबी वर्ड है। सबसे पहले अरब वासियों ने ही इसका नाम दिया था। कैसे इसका नामकरण हुआ था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मानसून जो है एक अरबी वर्ड है, और यह मौसिम वर्ड से बना है। ये मौसिम आपका अरबी वर्ड है और इसी से बना है आपका मानसून, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो यहाँ पे मानसून का, यहाँ पे जो मौसम होता है उसी का अर्थ होता है मौसम। और मानसून का अर्थ होता है कि एक वर्ष के अंदर वायु की दिशा में ऋतु परिवर्तन जो होता है उसके अनुसार, उसी को बोलते हैं मानसून। यानी आपको ये मानसून जो होती है,
यानी मानसून की बात करें तो मानसून जो है आपको वर्षा कराने वाली पवन है और ये ऋतु के अनुसार अपना दिशा बदलते रहता है। जैसे देखिएगा आपको ऋतु अगर बदल रहा है तो इसकी जो मानसून की दिशा है वो भी बदल जाता है, जिसको हम लोग देखेंगे अभी ही। और मानसून जो होता है ये एक पवन है और यहाँ जो मानसून जो उत्पन्न होता है वह जल और स्थल के ताप के अंतर का यहाँ पे परिणाम है। यानी आप मान लीजिए जल और जो स्थल है इसके बीच अगर वो गर्म होता है और वो दोनों के बीच में ताप का जो अंतर होता है उसी के कारण जो है हवाएं उत्पन्न होती है और इसी के कारण जो है आपको मानसून पवनें चलती है और उसी के कारण भारत में वर्षा होती है। तो यहाँ पे मानसून जो पवन है वह जल और स्थल के बीच के ताप के कारण उत्पन्न होता है और जितना इसके बीच में ताप का अंतर होगा उतना ही तेज आपको हवाएं चलती है। इसको आगे हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो मानसून पवन होती है या आपको जो भी हवाएं होती है वह आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यानी आपको जो पवन है वो आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यह इसका गति होता है यानी दिशा होता है। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, बहुत आगे यही आपको पढ़ना ही है। आपको मौसम जब भी मानसून की बात आती है तो वहाँ पे एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर याद रखना है और आपको हवाएं जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पे भी बताया है कि मानसून जो होता है वो आपको ऋतु के अनुसार अपना दिशा बदलता है। तो भारत में अगर हम देखें मानसून को तो एक आपका ग्रीष्म काल में और शीतकाल में इसी में देखिएगा मानसून देखने को मिलेगा। और ग्रीष्म काल में देखिएगा ये जो मानसून होता है इसकी जो दिशा बदलती है वो आपको कहाँ से कैसे चलती है तो दक्षिण पश्चिम से लेकर यह आपको उत्तर पूर्व की ओर चलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है और इसकी दिशा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अगर मानसून को दिशा आपको निकालने आना चाहिए कि हाँ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मानसून जो है ऐसे चल रही है तो इसका दिशा निकालना है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कर देंगे, आपको बांट देंगे हम लोग यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट और आपका यहाँ पे वेस्ट। तो मानसून की जो दिशा नापी जाती है वो हम देखते हैं कि मौसम कहाँ से निकल रहा है, यानी आपका जो सबसे पहले शुरू होता है वहां से देखते हैं। जैसे ये आपका मानसून इधर जा रहा है तो सबसे पहले शुरू हो रहा है इधर से, तो हम लोग यह दिशा देखेंगे, ना कि आपका इसका ये तीर का जो दिशा है वो नहीं देखेंगे हम लोग। जहां से उत्पन्न हुआ है वो हम लोग दिशा देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मानसून अगर इधर ऐसे जा रहा है तो इसकी दिशा हम लोग जहां से शुरू हो रहा है यानी इधर से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट और आपका साउथ यानी आपको दक्षिण और पश्चिम इसको हम लोग बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए जो आपका लौटता मानसून होता है तो जैसे देखिए लौटता मानसून आपको ऐसे ऐसे आता है, तो ऐसे ऐसे आ रहा है तो इसको अगर हम दिशा देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ से यह उत्पन्न हुआ है। तो ये देखिए इधर से आ रहा है तो यानी आपका इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया ईस्ट यानी आपका उत्तर पूर्व। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये आपको दिशा मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीष्म काल में जो हवाएं चलती है वो आपको दक्षिण पश्चिम से यानी आपको इस टाइप से चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर इधर जा रही है। लेकिन यहाँ पे इसकी हम दिशा ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, जहां से यह शुरू हो रहा है यानी इधर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका साउथ है और आपका ये वेस्ट है यानी आपको दक्षिण पश्चिम मानसून हम लोग इसको बोलेंगे। तो यही ग्रीष्म काल में जो हवाएं होती है जो मानसून होता है वह दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब की ओर चलता है और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखिएगा। अब आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे जल और स्थल के ताप के कारण यह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे उत्पन्न होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले भारत में अगर हम बात करें, देखिए ये भारत का मैप है और यहाँ पे देखिए ये आपका 23.5 डिग्री होता है कर्क रेखा नॉर्थ में, और यह जो है भारत के दो भागों में बांटता है। और इस स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति में अगर हम देखें ग्रीष्म काल में यानी आपको गर्मी के दिनों में, तो ग्रीष्म काल में यहाँ पे 23.5 डिग्री पे जब सूर्य आता है तो वह होता है 21 जून। ये आपको डेट सब मालूम होना चाहिए कि 21 जून को ये जो है आपको कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। हालांकि हम लोग इसको क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए क्योंकि यह जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, और आप इसको अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये आपका सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी ऐसे 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 चक्कर काटती है, पूरा ग्लोब यानी आपको ये काट रहा है चक्कर ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे ये घूमते रहता है। सूर्य तो स्थिर है और जैसे जैसे आपका ये पृथ्वी है यह घूमता है, और उसी पे घूमने के कारण ही भारत में जो है ऋतु परिवर्तन होता है और आपको गर्मी और ठंडा पड़ता है। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इधर आपका भारत जो है आपको बसा हुआ है कहाँ पे, तो भारत ये देखिए आपका कर्क रेखा है, ये वाला कर्क रेखा है और भारत जो है आपको यहीं पे ये बसा हुआ है। तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में यानी आपको 21 जून को जो है सूर्य की किरणें यहाँ पे कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। तो कर्क रेखा पे जो भी देश यहाँ पे पड़ता है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होता है। कब, तो आपको 21 जून को यानी आपको उस दिन यानी जून में यानी मई जून में कर्क रेखा पे जो भी देश है वहां पे बहुत सारा गर्मी पड़ता है।
तो भारत में इसलिए 21 जून को यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु यानी उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें आपको लंबवत ना के तिरछी पड़ती है और कम पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे शीत ऋतु होती है। और जैसे-जैसे पृथ्वी आपको यहाँ पे ऐसे-ऐसे चक्कर काटती है, तो यहाँ पे पृथ्वी की स्थिति ऐसे रहती है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ा झुका हुआ है, इसके कारण यहाँ पे देखिए, ये जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, अब इस स्थिति में कहाँ पे पड़ेगी, तो आपको ये मकर रेखा है, मकर रेखा पे लंबवत पड़ेगी, जबकि ये जो आपका कर्क रेखा है, उस पे आपको तिरछी पड़ती है। तो उस स्थिति में यहाँ पे कर्क रेखा में, यानी आपको ये 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है, यानी आपको मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, और यहाँ पे जो कर्क रेखा है, उस पे आपको तिरछी पड़ती है। तो उस समय देखिएगा, भारत क्योंकि कर्क रेखा पे है, तो भारत में यहाँ पे आपको ठंडा का मौसम होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका जो है आपको ग्रीष्म ऋतु होता है। तो वो आपको ये ध्यान रखना है। और साथ में ये जो दोनों आपकी स्थिति दिख रहे हैं, आपको 21 मार्च और यहाँ पे 23 सितंबर को, तो इस दिन अगर हम बात करें, तो सूर्य की किरणें आपको बराबर इधर भी पड़ता है और इधर भी बराबर पड़ता है, इसलिए देखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है आपको दोनों बराबर होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और आपको ये पढ़ना पड़ता है हमेशा। तो जैसे यहाँ पे हम यही चीज़ बताए हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कि सूर्य की जो किरणें होती है, आपको ये देख सकते हैं, आपको एक कर्क रेखा पे आपको 21 जून को पड़ती है लंबवत, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे आपको लंबवत पड़ती है, और आपको 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है। ये आपको छोटा छोटा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, और ये सब आपको हमेशा काम में आएगा। तो यही हम आपको बता रहे थे यहाँ पे आपको ये। तो अभी हम बताए हैं कि आपको सूर्य के ये जो आपका मानसून उत्पन्न होता है, वो आपको ताप के अंतर के कारण ही होता है, और ताप जो होता है हम लोग देखेंगे स्थल पे और आपको जल पे। यहाँ पे देखिए, ताप जो पड़ता है यानी जो गर्मी पड़ती है सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में, मान लीजिए आपका ये ग्रीष्म ऋतु की स्थिति है, तो ग्रीष्म ऋतु में देखिए सूर्य की किरणें आपको कर्क रेखा से ऊपर, यानी ये जो आपका है, ये आपका विषुवत रेखा है, यानी आपको 21 मार्च और साथ में 23 सितंबर के दिन यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जैसे आपको मार्च में मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे जुलाई, जून तक आपको जाते जाते सूर्य की किरणें यहाँ पे पहुँच जाती है, और उस दिन होता है 21 जून। तो इस बीच में आपको सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है, और भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो मान लीजिए सूर्य उस स्थिति में अभी यहाँ पे है, तो सूर्य की किरणें भारत में यहाँ पे आपको लंबवत पड़ेगी। जब लंबवत यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थल है, यानी आपको ये जो भारत है, यहाँ पे ये वाला स्थल एरिया है, और नीचे ये जो है यहाँ पे आपका जल है। तो यहाँ पे गर्मी तो दोनों पे पड़ेगा, आपको दोनों पे लंबवत पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्थल है वो आपको स्थल और यहाँ पे जल है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जब पड़ती है स्थल और जल पे, तो स्थल जो होता है वो आपको जल्दी गर्म हो जाता है और आपको जल्दी ठंडा भी हो जाता है, यानी आपको स्थल जो है ये आपको जल्दी गर्म और साथ में जल्दी आपको ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका डिफरेंस है जल में, ये आपको ऐसा नहीं होता है। जल जो होता है वो आपको देरी से गर्म होगा, यानी आपको देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा भी होता है, और इसी के कारण जो है आपको ताप में अंतर देखने को मिलता है जल और स्थल के बीच में। और यही कारण से जो ताप का अंतर होता है, यही आपको मानसून की जो हवाएं होती है उसको उत्पन्न करता है, और यही हवा जो है आपको मानसून के रूप में चलती है, जिसे हम लोग मानसूनी हवा बोलते हैं, और इसी ताप के कारण ही मानसून आपको उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे उत्पन्न होता है, मान लीजिए यहाँ भी आपका उत्पन्न हो गया मानसून, और यहाँ भी उत्पन्न हो गया। अब यह चलेगा कैसे, तो वही बताया है आपको, जो पवन जो चलता है वो आपको हाई प्रेशर से आपको निम्न दाब की ओर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो कहाँ पे उच्च दाब और कहाँ पे निम्न दाब होगा, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है, मान लीजिए भारत का ये स्थल क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। अब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो यहाँ की हवाएं जो है आपको गर्म होगी, और यह हल्की होकर ऊपर उठती है।
तो जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न हो रहा है, जबकि यहाँ पे अगर हम इधर जल की बात करें, आपको हिंद महासागर में इधर हम देखें, तो इधर एरिया में देखिएगा सूर्य की किरणें भी यहाँ भी आपको गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कम गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इसके जो ऊपर हवाएं है वो आपको उच्च दाब होगा। तो यहाँ पे जो हवाएं चलेगी वो आपको उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्थल पे ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पे आपको लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे आपको जो जल है यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। अब यहाँ पे देखिए हवा यहाँ से उत्पन्न हुई, दोनों निकली। अब यहाँ पे जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो आपको दक्षिण पश्चिम की ओर है। आपको हम दिशा भी बता दिए हैं कैसे निकालते हैं। इधर से हवाएं इधर चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे जहां से यह शुरू हुआ है उसको देखेंगे, ना कि जहां पे पहुंच रहा है उसको देखेंगे। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं आपको दक्षिण पश्चिम मानसून। और उसी प्रकार ये तो आपको हो गया ग्रीष्म ऋतु की बात, और उसी प्रकार यहाँ पे आपको शीत ऋतु में भी इसी के तरह होता है, लेकिन यहाँ पे उलट जाता है। क्योंकि शीत ऋतु में अगर हम बात करें तो सूर्य जो उस समय स्थिति होता है, ये आपको 0 डिग्री हो गया। नीचे आइएगा तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये भारत, अभी इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आपको मकर रेखा है, और उस समय जो भारत की स्थिति होती है मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कब, तो आपको बताया है 22 दिसंबर को पड़ता है। और यहाँ पे उस समय जो होता है यहाँ पे आपको 23 सितंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे सूर्य की किरणें सितंबर से मान लीजिए अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर, तो उसके बीच में यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में सूर्य जो है आपको दक्षिणायन होता है, यानी इसकी स्थिति यह होती है, और सूर्य की किरणें यहाँ पे आपको लंबवत पड़ती है। जब यहाँ पे आपको लंबवत पड़ रही है तो यहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, और ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पे हवाएं ऊपर उठेगी और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। और वैसे ही आपको इधर की जो आपका सूर्य की किरणें आपको भारत पर यहाँ से पड़ेगी, यहाँ पे तो यहाँ पे कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें आपको तिरछी पड़ रही है उस समय, क्योंकि भारत में उस समय आपको शीत ऋतु है। तो यहाँ पे जो है आपको ठंडा ज़्यादा पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं है आपको ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो ज़्यादा नहीं उठेगी, तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। अब यहाँ पे इस स्थिति में जो हवाएं होगी वह उच्च प्रेशर से फिर आपको लो प्रेशर की ओर आएगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपको लौटता मानसून या आपको उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है आप देख लीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है, तो हम लोग दिशा जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसको देखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, और इसी को बोला जाता है लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पे आपको मानसून की दिशा, मानसून कैसे उत्पन्न हो रहा है, और भारत की स्थिति कहाँ पे किस समय रह रहा है, ये आप देख लिए होंगे। आपका एक बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पे इतना आप समझ लिए तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीज़ आप देख लिए। अब हम चलिए आगे देखते हैं जो आपके बुक में दिया गया था। अब देखिए मानसून का जो प्रभाव रहता है, आपके बुक में दिया गया था कि आपको मानसून का जो प्रभाव रहता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। यानी आपका जो मानसून है, ये जो रहता है मानसून जो चलता है आपको 20 डिग्री नॉर्थ, यानी ये इस वाले हिस्से में, और 20 डिग्री साउथ, इस वाले हिस्से में ही आपको मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि ये आपको बताया है कि 0 से 23.5 डिग्री आपको रहता है कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय। और ये जो जलवायु है, साथ में आपको एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, क्योंकि आपको ये एशिया महादेश है। तो एशिया में देखिएगा आपको ये जो आपका दक्षिण हो गया यानी भारत में, और साथ में आपको दक्षिण आपको पूरब में यानी ये वाले एरिया में जो है इसी प्रकार का जलवायु, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब जो है आपको 20 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु होती है आपको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो ये मानसूनी जलवायु कहाँ पे है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे जलवायु जो पाया जाता है, तो यहाँ पे ये तो हम देखें भारत की जलवायु, लेकिन सभी जगह जलवायु अलग अलग होता है। इसमें भारत की है अगर हम जलवायु की बात करें तो भारत में तो अभी आप देख लिए कि यहाँ भारत में मानसूनी जलवायु है, लेकिन यहाँ पे इसके बीच में भी यहाँ पे इसके बीच में विभिन्नता पाई जाती है। और विभिन्नता कैसे पाई जाती है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होने के बावजूद भी, जैसे एक रूपता यानी भारत में लगभग आपको मानसूनी जलवायु होने के बावजूद भी यहाँ पे जलवायु अवस्था में हम लोग जो है भिन्नता देखते हैं। और उस भिन्नता को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको एक तापमान और साथ में वर्षा, ये दोनों के बीच में यही दोनों डिफरेंस बताता है कि आपको जो देश भारत है वहाँ पे प्रादेशिक भिन्नता यानी जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, और जलवायु और वर्षा के कारण ही हम लोग इसको पहचान पाते हैं। तो चलिए हम इसी को देख लेते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान का। तो देखिएगा आपको
भारत में तापमान देखिए कहीं कहीं पे एक ही मौसम में, मान लीजिए अभी आपका गर्मी चल रहा है, तो गर्मी में अभी देखिए आपको उत्तर भारत में, यानी आपको इस वाले एरिया में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर हम देखें इधर जम्मू कश्मीर साइड में, तो यहाँ पे ठंडा पड़ रहा है। तो यहाँ पे समय एक ही चल रहा है, यानी गर्मी का दिन ही चल रहा है, लेकिन तापमान में अंतर पड़ रहा है। और यही जो है आपको दोनों जगह आपको गर्मी में अंतर मिल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक भिन्नता। जैसे अगर हम बात करें गर्मी में राजस्थान में, तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में देखिएगा राजस्थान के जो मरुस्थल वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है थार मरुस्थल इस टाइप का इधर, तो यहाँ पे देखिएगा आपको 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम जो है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे गर्मी के दिन में भी आपको 20 डिग्री टेम्परेचर ही पहुंचता है, और यहाँ पे पहुंच जाता है 50 डिग्री। बताइए इसके बीच में कितना अंतर है। और यहाँ पे एक ही समय की बात हो रही है। तो ये आपको प्रादेशिक भिन्नता हुई, क्योंकि जलवायु तो मान लीजिए मानसूनी एक ही है, लेकिन दोनों के बीच में तापमान का अंतर है, तो इसी को बोलते हैं प्रादेशिक भिन्नता। और ये जो है विभिन्नता क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत सारा कारण है। इसमें आपका मान लीजिए यहाँ पे ये ऊंचाई पर स्थित होगा, या आपको वहाँ पे अक्षांश रेखा अलग है, या वहाँ पे ऊंचावच अलग है, ये सब कारण होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे भी एक कारण हो गया। उसके बाद एक और अगर देखिएगा तापमान में, तो देखिए ये तो अब हम देखे हैं गर्मी के दिन में। अगर हम सर्दी के दिन में देखें, तो सर्दी के दिन में देखिएगा जम्मू कश्मीर का जो द्रास घाटी है यहाँ पे, उसका जो तापमान है वो आपको -45 डिग्री पहुंच जाता है। और वहीं तिरुवनंतपुरम जो है आपको यहाँ पे, उसका टेम्परेचर जो है आपको 22 डिग्री। देखिए यहाँ पे ठंडा का दिन है, तो यहाँ पे 22 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे एक जगह माइनस में चला गया है। तो ये सब भी जो है आपको प्रादेशिक भिन्नता दिखाता है तापमान में। और ये तो आपको तापमान में हो गया। अब हम देखते हैं वर्षा में, कि वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता कैसे पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका मेघालय है। तो मेघालय में देखिएगा आपको जो वर्षा होती है बहुत ज़्यादा होती है, 400 सेंटीमीटर आपको एवरेज होती है। और यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक है लद्दाख। तो यहाँ पे अगर लद्दाख में और साथ में यहाँ पे अगर हम लोग राजस्थान में देखें, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। मान लीजिए यहाँ पे आपका मेघालय है, तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर आपको वर्षा हो रही है, जबकि ये वाला जो दोनों जो इलाका है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा हो रही है। और यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही है, जबकि ये दोनों में बराबर होना चाहिए, क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी है। लेकिन ये नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि यहाँ पे आपको अरावली पर्वत है, जो आपको मानसून की दिशा के यहाँ पे समानांतर है, तो हवाएं उसे नहीं टकराती है। साथ में आपको इसका ऊंचाई भी, यहाँ पे पर्वत पठार है, तो बहुत सारा कारण होता है। वो सब चीज़ हम लोग आगे कवर करेंगे। जबकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे पठार पर्वत है, तो यहाँ पे मानसूनी जो हवाएं जाती है, यहाँ पे इसको रोक लेती है, और इसमें वर्षा ज़्यादा कराती है। तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये सब पीछे पीछे कारण है, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। अब तो ये हो गया आपको वर्षा का। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देश के अधिकतर भागों में देखिए जून सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तट पे यहाँ पे अधिकतर जो वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर में, यानी ठंडे के दिनों में होती है। तो ये सब भी आपको प्रादेशिक भिन्नता है। हालांकि यहाँ जैसे देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, वो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे हो जाती है। और वहीं आपका यहाँ पे तमिलनाडु वाला इलाका है, यहाँ पे आपको सबसे बाद में यहाँ पे लौटता हुआ मानसून के कारण होता है। तो ये सब प्रादेशिक भिन्नता है, ये हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जलवायु को कौन कौन से कारक है जो नियंत्रण करता है। तो उसमें पहला है अक्षांश, दूसरा है तुंगता जिसे ऊंचाई बोलते हैं, तीसरा है वायु दाब और पवन तंत्र, चौथा है समुद्र से दूरी, पांचवा है महासागरीय धारा, और छठा है ऊंचावच और लक्षण। यानी ये 6 कारक आपके बुक में दिए गए थे जो जलवायु को नियंत्रण करते हैं। और इन सभी में आपको तापमान को जो प्रभावित करता है वह करता है तापमान और वर्षा। यानी इन सभी कारक में हम देखेंगे कि तापमान और वर्षा इन्हीं के वजह से जो है चेंज हो रहा है, और यही आपको जलवायु को प्रभावित करता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसमें पहला है अक्षांश। तो हम लोग चलिए देखते हैं अक्षांश के बारे में, और अक्षांश कैसे जो है जलवायु को यहाँ पे नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अक्षांश की, तो अक्षांश रेखा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि अक्षांश क्या है। तो ये आपका पूरा ग्लोब है, और ग्लोब पे ये जो होता है 0 डिग्री लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। और इसी के समानांतर ग्लोब पे जो भी रेखाएं हैं, जैसे आपका यहाँ पे कर्क रेखा हो गया, या आपको नीचे यहाँ पे मकर रेखा हो गया, ये सभी के सभी अक्षांश रेखा है। यानी आपको विषुवत रेखा के समानांतर वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो उसी के बारे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया था बुक में, कि पृथ्वी का गोल होने के कारण सूर्य की ऊर्जा सभी अक्षांशों पे अलग अलग होती है, इसलिए तापमान जो है
विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पे घटती जाती है। यानी आपको अभी बताए हैं कि यहाँ पे ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, इस कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। और बाकी जगह जैसे आपका शीतोष्ण कटिबंध हो गया या शीत कटिबंध हो गया, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत ना पड़ के तिरछी पड़ती है और शीत कटिबंध में नामात्र किरण पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ध्रुव की ओर जितने भी अक्षांश है, यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती है। तो यही बोला गया है कि जैसे जैसे हम लोग उष्ण कटिबंध के ऊपर यानी आपको अक्षांश की तरफ जाते हैं या नीचे अक्षांश की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे सूर्य की जो ऊर्जा है वह कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे तापमान जो है वह भी कम पड़ता है और यही तापमान जो है यहाँ पे जलवायु को नियंत्रण करता है। तो ये आपको अक्षांश देख लिए। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे ऊंचाई यानी तुंगता। तुंगता यानी जो ऊंचाई जो है कैसे प्रभावित करता है यहाँ की जलवायु को। तो यहाँ पे ऊंचाई की बात हो रही है, यानी धरातल से जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता जो है कम होती जाती है और साथ में जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो तापमान भी घट जाता है। इसलिए पहाड़ों पे गर्मी के मौसम में भी वहां पे देखिएगा ठंडा रहता है। इसलिए हम लोग गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पे जाते हैं ताकि वहां पे गर्मी कम लगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल की सघनता जो है पृथ्वी पे ज्यादा रहती है, ऊपर जाने पे घट जाती है। जैसे अगर हम बात करिए, आपका पृथ्वी है यानी आपका एक धरातल है, तो धरातल के ऊपर आपको मालूम होगा वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल की 5 परत आप देखे होंगे। आपका पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा यहाँ पे समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और साथ में बहिर्मंडल। तो ऐसे ऐसे करके पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे वायुमंडल पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केवल पहला मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्योंकि यहाँ पे क्षोभ मंडल में ही आपको जितने भी वायुमंडलीय घटना होती है वह क्षोभ मंडल में होता है। तो क्षोभ मंडल में ही पहाड़ पठार और आपके घर जितने भी है, मकान गाड़ी घोड़ा चलता है, वह सब इसी में चलता है। तो यहाँ पे देखिएगा धरातल में, या धरातल के नीचे अगर हम बात करें एकदम निचला सतह पर पृथ्वी के सटा हुआ जो है, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपको घर द्वार मकान दिखाई देता है, गाड़ी घोड़ा ये सब चलता है, तो वहां पे देखिएगा वायुमंडल की सघनता ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प है, धूलकण है, गाड़ी के धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका सघनता ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ता है। और वही धरातल पे देखिए कहीं कहीं पहाड़ जो है, जैसे पहाड़ है, पठार है, तो वहां पे इसकी जो सघनता है वायुमंडल की कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको गर्मी ज्यादा नहीं लगता। इसलिए हम लोग पहाड़ पे जाते हैं। और क्षोभ मंडल में, साथ में आपको क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं धरातल के ऊपर, तो वहां पे जो तापमान होता है वो आपको घटता हुआ देखने को मिलता है। ये केवल क्षोभ मंडल में होता है, आपको पूरा वायुमंडल में नहीं होता है। जैसे आप ऊपर जाइएगा इसके अगले वाले समताप मंडल में या आपको आयन मंडल में, तो वहां पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़िएगा वहां पे तापमान भी बढ़ता है। तो वहां पे अगर ऊंचा हो जाते हैं तो और आपको गर्मी लगेगा, तो यहाँ पे तापमान बढ़ता है। लेकिन क्षोभ मंडल में जैसे आपको ऊंचाई बढ़िएगा वहां पे तापमान जो है घटेगा। लेकिन यहाँ पे जो है बाकी जगह जितने भी है वायुमंडल का जो आपका परत है वहां पे तापमान बढ़ने पे भी बढ़ता है, लेकिन क्षोभ मंडल में आपको ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे तापमान घटता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो आप ऊंचाई समझ लिए। अब हम देखेंगे वायु दाब और पवन तंत्र, ये देखिए कैसे आपको प्रभावित करता है। तो वायु दाब जो होता है, यहाँ पे देखिए किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे देखिए धरातल, मान लीजिए ये है धरातल, तो धरातल के ऊपर जो वायु पाई जाती है, जो वायुमंडल में, तो जो भी वायु होता है वो आपको पृथ्वी पे ऐसे नीचे की तरफ दाब लगाती है। मान लीजिए आपका एक वाइंड पाइप है, माने आपको इसी में वायु भरा हुआ है, तो जो भी वायु है ये आपको धरातल पे अपना दबाव डाल रही है। तो यहाँ पे वायु ज्यादा है तो यहाँ पे वायु दाब ज्यादा है, तो आपको गर्मी भी ज्यादा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे तापमान भी बढ़ जाएगा। और उसी प्रकार मान लीजिए पहाड़ पे जाते हैं तो यहाँ पे वायु दाब जो है आपको इसके तुलना में कम देखने को मिलेगा। जैसे और ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे और ये कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वायु दाब में कमी आ रहा है तो यहाँ पे तापमान में भी कमी आएगा। और साथ में यहाँ पे जब तापमान में, यहाँ पे देखिए तापमान में यहाँ पे कमी आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आपका वहां पे तापमान में कमी आ रहा है, तो वहां पे हाई प्रेशर लो प्रेशर भी इसी की वजह से उत्पन्न होगा और ये आपको जलवायु को नियंत्रण करेगा। तो आपको वायु दाब और पवन तंत्र भी ये जलवायु को नियंत्रण करने में सहायक होता है। अब हम देखेंगे समुद्र से दूरी, यानी समुद्र से कोई दूरी जगह है तो वहां पे कैसे अब जो समुद्र है वो जलवायु को नियंत्रण करता है। जैसे अगर हम समुद्र की बात करें
तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समकारी प्रभाव का मतलब क्या हुआ, यानी समुद्र के किनारे जो भी शहर बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है, जगह बसा हुआ है, वहां पे न ज्यादा गर्मी पड़ेगा और न ज्यादा ठंडी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अभी आपको बताया है कि जल और स्थल को दोनों के बीच में जो आपका जो ताप पड़ता है, जो गर्मी पड़ता है, वो आपको अंतर होता है। स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी होता है, और यही आपका जो जल है वो जल को जल्दी गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है, यानी आपका सन है, और एक तरफ मान लीजिए आपका ये समुद्र तल वाला इलाका है, और दूसरा आपको आपका ये धरातल है। जैसे भारत, मान लीजिए ये भारत है, तो यहाँ पे आपका जल होगा आपको अरब सागर, इधर आपका हो गया हिंद महासागर, और ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये आपका जल वाला एरिया हो गया, और बाकी जो स्थल है प्रायद्वीपीय भारत, ये मान लीजिए आपका धरातल है, यानी आपको स्थल वाला इलाका है। तो जैसे समुद्र वाला सूर्य की गर्मी पड़ रहा है, तो जो भी यहाँ पे जल है, तो जल पे अगर प्रकाश पड़ रहा है तो जल को गर्म होने में भी आपको ज्यादा समय लगेगा, यानी आपको ये गर्म भी ज्यादा समय में होगा, और आपको जब ये ठंडा होगा तो ठंडा भी आपको ये ज्यादा समय लगेगा, यानी आपको देर समय से ये गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा। तो इसके तुलना में यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपका समुद्र तले किनारे यानी समुद्र तट पे जो भी शहर है या गांव है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय तक गर्म हो रहा है और ज्यादा समय तक ठंडा हो रहा है, तो इसके बीच का जो ताप का अंतर है वह कम है। तो यहाँ पे एक तरह का मौसम होता है, न ज्यादा गर्मी होगा न ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन धरातल पे मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे शहर है या गांव है, तो धरातल क्योंकि दिन में ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो ज्यादा जल्दी गर्म हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगा। और वैसे ही जैसे सूर्य जब सूर्यास्त हो जाएगा, तो यहाँ पे जब रात हो जाएगा, तो ये धरातल भी आपको जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको जगह है, वहां पे ठंडा मौसम देखने को मिलता है धरातल पे। इसलिए क्योंकि इसके बीच में आपको मान लीजिए जैसे राजस्थान का, जैसे आपका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में आपका मरुस्थल वाला इलाका है। तो देखिए गर्मी का जब दिन आएगा, सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो मरुस्थल में आपको 45 तक जो है आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन वहीं आपको रात में देखिएगा यही मरुस्थल का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री पहुंच जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन में यहाँ पे पड़ रही है, तो जल्दी यह गर्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, और जैसे रात होगा यहाँ पे टेम्परेचर घट जाएगा, तो आपको 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इसके बीच में देखिए कितना ताप का अंतर पड़ रहा है, यानी आपको 45 पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको दिन में ज्यादा गर्मी और रात में ज्यादा ठंडी देखने को मिलती है धरातल पे, क्योंकि इसके पीछे ताप का अंतर यहाँ पे ज्यादा होता है। लेकिन समुद्र वाले इलाके में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समुद्र वाले इलाके में यहाँ पे आपको एक तरह का मौसम होता है, क्योंकि यहाँ पे जल को जल्दी गर्म होने में भी ज्यादा समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। तो यहाँ पे जो भी समुद्र का इलाका है, यहाँ पे समुद्र से जब हवाएं आती है स्तर की ओर, तो यहाँ पे हवाओं अपने साथ नमी लेके जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक तरह का मौसम होता है, उसके बीच में ज्यादा गर्मी या आपको ज्यादा ठंडी नहीं पड़ता है। तो ऐसा आप देखिएगा, जैसे मुंबई हो गया, तो वहां पे देखिए न ज्यादा ठंडा पड़ता है न ज्यादा गर्मी पड़ता है, एक तरह का मौसम रहता है। और वहीं आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली क्योंकि पूरा धरातल में बसा हुआ है, तो देखिए आपको दिन में कितना गर्मी होता है और रात में कम हो जाता है। तो यह आपको समुद्र से किनारे भी ये जो है जलवायु को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे महासागरीय धारा, ये देखिए कैसे अपनों एक दूसरे को क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो आपको मालूम होगा, ये आपका यहाँ पे आप फिगर पहले सबसे समझ लीजिए। ये जो फिगर है आप देख लीजिए पूरा वर्ल्ड मैप का है, ये आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री है। उसके ऊपर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका जो भारत है, तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है आपको कर्क रेखा है, और बाकी यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये आपका मकर रेखा है। तो इसके बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो ये आपको उष्णकटिबंधीय यानी यहाँ पे ज्यादा गर्म क्षेत्र पड़ेगा। तो यहाँ पे गर्मी वाले क्षेत्र में केवल आपको गर्म पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए जो भी जलधारा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस गर्मी वाले इलाके में मान लीजिए अगर कोई ठंडा वाला जलधारा अगर इसके बीच में आ जाता है, तो यहाँ के जलवायु को भी ठंडा कर देता है। और मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये 60 डिग्री से ऊपर मान लीजिए ये वाला जो इलाका है पूरा इतना, इसमें मान लीजिए आपको ठंडा वाला इलाका है, लेकिन इसमें भी आपको गर्म जलवायु पाया जाता है। वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो भी महासागरीय धारा, जैसे देखिए आपको ये वाला जो रेड वाला है, आपको ये उष्ण यानी गर्मी वाला जलधारा है। तो जैसे जैसे मान लीजिए गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे जा रहा है, तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे गर्म है, और यहाँ पे जैसे जैसे ठंडा वाले इलाके में गया, तो यहाँ का जो भी पानी है, यहाँ जो भी हवा है, उसको भी यहाँ पे ये गर्मी कर देता है। तो यहाँ पे जलधारा आपको जिस टाइप का है, मान लीजिए अगर वह गर्म वाला जलधारा है, अगर वह ठंडा वाला इलाका में जाता है, तो वहां का भी जलवायु को वह गर्म कर देगा। अगर मान लीजिए कोई जलधारा ठंडा है, अगर वह गर्म वाला इलाका में जाता है, तो वहां भी गर्मी या ला देता है। तो इस प्रकार महासागरीय धारा जो होती है
वो भी आपको वायु यहाँ पे जो है तापमान को प्रभावित करती है या जलवायु को प्रभावित करती है। तो जैसे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था बुक में आपके कि महासागरीय धाराएँ समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। अर्थात कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ पे गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तो वहाँ का जो तट है वह गर्म और ठंडा खुद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी जलधारा बह रही है वह आपको गर्म या ठंडा है। तो महासागरीय धारा जो है वो भी आपको ये तापमान को यानी आपको जलवायु को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे ऊंचावच की, यानी आपको पृथ्वी से जो भी ऊंचा क्षेत्र पाया जाता है ये भी आपको देखिए कैसे जो है ये प्रभावित करता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको भारत का मैप दिख रहा होगा 3D में, तो यहाँ पे भारत आपको ऐसे हम लोग खड़े हैं तो लगता है कि हाँ आपका एक समतल है चारों तरफ का, ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आपका ये पूर्वी घाट है, जो सह्याद्री पर्वत है, यह आपको बहुत इधर ऊंचा है। इधर भी आप देखिएगा पूर्वी घाट, इधर जो है आपका ये आपका जो बीच में कटा फटा है, यहाँ पे भी पर्वत पाया जाता है। और सबसे ऊंचा पर्वत ये देखिए आपका जो हिमालय वाला एरिया है, ये बहुत ऊंचा है। यहाँ पे देखिए आपका इधर भी आपको पड़ता है, यहाँ पे आपको ये जो ऊंचा वाला दिख रहा होगा एरिया, ये आपको अरावली पर्वत है। और बीच में भी आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा पहाड़ पठार देखने को मिलता है। तो ये सब से जब भी आपको हवाएं मान लीजिए इधर से जा रही है आपको मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो जब भी यहाँ पे ये जाती है तो यहाँ पे जो भी सह्याद्री पर्वत है या आपके पश्चिमी घाट है, यहाँ से हवाएं टकराती है और यहाँ पे आपको वर्षा कराती है। तो यहाँ का जो मौसम होता है वो आपको मतलब यहाँ का मौसम और साथ में ये बीच वाला जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का मौसम है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको तापमान कम और यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऊंचावच जो आपका पृथ्वी के ऊपर पहाड़ पठार बसा हुआ है, ये भी आपको तापमान को रोकता है, गर्मी को रोकता है। तो इसके वजह से भी हमारा जो जलवायु है वो प्रभावित होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ से जो मान लीजिए अगर जा रहा है कोई आपका मानसून, तो यहाँ पे जैसे-जैसे यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इधर जो हिमालय है उससे टकराकर यहाँ पे वर्षा कराता है। तो इधर भी जलवायु प्रभावित करता है और यहाँ पे आपको बारिश कराता है। तो ये भी वर्षा और तापमान को प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर हिमालय की तरफ से इधर से अगर हवा आ रही है, साइबेरियन हवा जो आ रही है, जो आपको पूरा शीत होता है, वो भी जब इधर से आता है तो हिमालय उसको रोक लेता है और भारत में नहीं आने देता है। तो भारत में यहाँ पे ठंडी और यहाँ पे बर्फ ज़्यादा नहीं जमता है। जैसे आपको इधर देखते हैं, आपको हिमालय के उस साइड में तो वहाँ पे गर्मी हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा रोकने वाला नहीं है। लेकिन हिमालय अगर इधर रोक देता है तो भारत में नहीं आता है हवा और यहाँ पे भारत को ज़्यादा ठंडा होने से ये बचा लेता है। नहीं तो भारत भी पूरा बर्फ से घिरा रहता अगर ये हिमालय नहीं रहता तो। और साथ में अगर हिमालय यहाँ पे अगर नहीं रहता तो जो भी यहाँ के सीधे आपको जो जो दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है, अगर ये हिमालय नहीं रुकता तो ये भी सीधे चला जाता उस पार और भारत में वर्षा भी नहीं कराता। तो यहाँ पे हिमालय से बहुत हम लोग को सुरक्षा मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ऊंचावच भी याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, आपके एक बुक में आगे एक ज्ञात करने के लिए दिया गया था एक चीज़। उसमें लिखा गया था कि विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल है वह उपोष्ण कटिबंध भाग में आते हैं। साथ में जितने भी स्थित या आपका ये मरुस्थल है वह महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है, इसको यहाँ पे बताना था। जैसे देख लीजिए ये आपका विश्व का मैप है, तो यहाँ पे विश्व के मैप में जहाँ देखिएगा जो भी आपका मरुस्थल होगा वो आपको महाद्वीप के पश्चिम भाग में रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ पे देखिए इसके पश्चिम इलाके में, जैसे यहाँ पे देखिए अफ्रीका है तो इसके पश्चिम में है। भारत भी देखिए यहाँ पे एशिया, तो यहाँ पे पश्चिम में पड़ता है। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है तो इसके पश्चिम में पड़ता है। तो इसके पीछे कारण है और वही कारण आपके बताना था। तो इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पे आप इसको बस सुन लीजिए क्या कारण होता है। तो यहाँ पे ये जो पड़ती है आपको जितना भी ये मरुस्थल, यहाँ पे जो है जो भी हवाएं चलती है वो आपको पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, यानी आपको इस टाइप से चलती है। तो जो आपको समुद्र से ये जो हवा ये नमी लेकर जाती है, तो यहाँ पे जो पहले वाला इधर इलाका है जो धरती है, ये सभी वर्षा आपको यहीं पे करा देती है। आगे जाते जाते पश्चिमी किनारे पे जाते जाते इसके अंदर जो भी नमी होती है, वाष्पीकरण होता है, वो सब पहले ही वर्षा करा चुकी होती है, तो इसके पास बारिश नहीं करा पाता है। इसलिए पश्चिम किनारे में ही यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। उसी टाइप से इधर भी होता है। जैसे भारत में देखिएगा ये जो मानसून जाता है इधर से ऐसे-ऐसे, तो ऐसे जाता है तो आपको ऐसे बारिश कराता है हिमालय से टकराकर। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ पे जाता है आपका पूरा पानी सोख लेता है और बाकी जाकर इधर भारत की तरफ जो इधर थार मरुस्थल है राजस्थान की तरफ, उधर वर्षा नहीं करा पाता है। तो जो भी आपको पश्चिम का इलाका है वहाँ पे सूखा इसलिए होता है क्योंकि इधर की तरफ जो भी हवाएं चलती है वह आपको पूरा हवा पानी जो है पहले ही खत्म कर देता है और आगे जाते-जाते ये पूरा शुष्क हो जाता है और आगे जाके पश्चिम किनारे पे बारिश नहीं कराता है। इसलिए पश्चिमी किनारे पे ही ज़्यादा के ज़्यादा आपको मरुस्थल पाया जाए। तो आप यह मरुस्थल देख लिए होंगे।
अब हम देखेंगे भारत की जलवायु को कौन कौन सा प्रभावित करता है। वो तो आप देख रहे हैं पूरे विश्व पे। अब हम देखेंगे कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, और हम भारत की जलवायु को देखेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपके बुक में दिए गए थे, अक्षांश, ऊंचाई और साथ में वायु दाब और पवन तंत्र। तो वायु दाब और पवन तंत्र में हम लोग वायु दाब के धरातलीय पवन देखेंगे, ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र, उसके साथ पश्चिमी चक्रवातीय जो विक्षोभ होता है जिसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब चीज को हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया अक्षांश, चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि अक्षांश जो है कैसे यहाँ पे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अक्षांश रेखा की बात करें तो भारत की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो आपको कर्क रेखा, ये आपका जो 23.5 डिग्री है वो आपको यहाँ से गुजरता है। और साथ में आपको अक्षांश की बात करें तो भारत, सबसे पहले भारत के अक्षांश को देख लेते हैं। तो भारत जो है आपको मालूम होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, यानी यहाँ पे ये वाले एरिया में यहाँ पे जो है 0 डिग्री है, और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। इसी के बीच में जो है आपको भारत पड़ता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे अक्षांश रेखा है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि उष्णकटिबंध वाले एरिया में यहाँ पे ये आ रहा है आधा हिस्सा, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है, और इसी की वजह से आपको तापमान में अंतर देखने को मिलता है और साथ में जलवायु को प्रभावित करता है। तो देखिए आपके बुक में ये क्या लिखा गया, चलिए हम इसको देख लेते हैं। दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के पश्चिम में कच्छ की रण से लेकर पूरब में मिजोरम से गुजरते हुए भारत के 2 भागों में बांटती है। जैसे कर्क रेखा है, ये आपका यहाँ पे गुजरात के देखिए कच्छ का रण है, तो यहाँ से लेकर ये आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, यहाँ पे ऊपर देखिएगा आपको झारखंड, फिर आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उधर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए ये आपको भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, और इसके दक्षिण वाले भाग को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। जलवायु जैसे भारत है ये कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, तो नीचे वाला ये जो वाला एरिया है वो पड़ रहा है उष्ण कटिबंध में, तो यहाँ की जलवायु ऐसी है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध पड़ रहा है, तो यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। तो इस प्रकार भारत की जो जलवायु है वो आप उपोष्ण कटिबंधीय और साथ में उष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों को विशेषता यहाँ पे रखता है। तो ये आपको अक्षांश रेखा से ये जलवायु जो है प्रभावित करता है। तो ये आपके बुक में दिया गया था, ये आप देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऊंचाई का, कि भारत में ऊंचाई जो है कैसे प्रभावित करता है। जैसे देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। जैसे भारत के उत्तर में ये वाला को हिमालय जो पर्वत दिख रहा है यहाँ पे ये पड़ता है, और यहाँ इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, जो मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं को भारत में नहीं आने देती है, जिसके मध्य एशिया के तुलना में भारत में ठंड कम पड़ता है। जैसे ये जो ऊंचा है इतना है कि इधर से जो भी हवा इधर आती है ये सबको यहाँ पे रोक लेती है, और भारत में मध्य एशिया से आने वाली हवा को भारत में नहीं आने देती है। इस कारण भारत में जो है ज्यादा ठंडा नहीं पड़ता है, नहीं तो भारत भी पूरा बर्फ के चादर से बिछा हुआ देखने को मिलता अगर आपको हिमालय नहीं रहता तो ये भी आपको जो है जलवायु को यहाँ पे प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ पे पूरा आ जाता, तो यहाँ का तापमान जो है क्या होता, आपका ठंडा होता, तो यहाँ के जलवायु जो है आपको उष्ण कटिबंधीय ना होकर ठंडा वाला हो जाता, यानी शीत वाला हो जाता। तो ये सब जो है प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब और धरातलीय पवन को, कि ये जो है कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आपको वायु दाब पेटी जो है वो मालूम होना चाहिए, तभी आपको कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि क्या होता है आपको वायु दाब और कैसे यहाँ पे धरातल पे पवन चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस फिगर को देखिए, जैसे आपको ये देख लीजिए आपका पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ये देखिए आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ पे लेकर आपको उत्तर में जाइएगा 30 डिग्री, और यहाँ से नीचे आइएगा 30 डिग्री दक्षिण में, तो इसके बीच में जो चलता है व्यापारिक पवन चलता है। तो ये व्यापारिक पवन है। फिर उसके बाद 30 से 60 के बीच में जाइएगा तो इसको हम बोलते हैं पछुआ पवन या पश्चिमी पवन। उसके बाद देखिए ये ध्रुवीय पवन है, क्योंकि ध्रुव की ओर से चलती है। उसी प्रकार नीचे भी होता है 30 से 60 के बीच में पछुआ, और यहाँ पे ध्रुव से ध्रुवीय पवन। अब यहाँ पे देखिए आपको, क्योंकि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर है तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी, और नीचे बोलते हैं यहाँ पे दक्षिणी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पवन ऐसे मान लीजिए पवन तो ऐसे चलना चाहिए पवन, लेकिन ऐसे चलता नहीं है। इसके पीछे कारण है, और यहाँ पे कारण जो है उसके पीछे एक काम करता है कोरियोलिस बल। तो चलिए हम लोग कोरियोलिस बल क्या है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे देखिए कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इस बल के कारण पवने जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर
तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। यानी इस नियम के अनुसार यहाँ पे यह जो आपका पृथ्वी है, इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर मान लीजिए कोई अगर हवा चल रहा है, जैसे देखिए इस वाले का उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो भी हवा चलती है वो आपको दाहिनी ओर, मान लीजिए आपको इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है। जैसे माना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे आ जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर विक्षेपित होती है। मान लीजिए ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको हवा जाना चाहिए सीधे ऐसे, लेकिन ये कोलियोरिस फोर्स के कारण ये आपको जो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित जाती है, यानी ये ऐसे ना चल करके ये ऐसे चलने लगती है। तो यही आपको जो है कोलियोरिस फोल है, और इसी के कारण जो है आपको पवन की जो दिशा है वो बदलती रहती है। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझना था। जैसे यहाँ पे अभी आपको बताए हैं कि ये जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो है यहाँ पे चलता है व्यापारिक पवन। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है आपको व्यापारिक पवन, मान लीजिए इधर से अगर हवा आ रहा है तो यहाँ पे तो आना चाहिए इसको सीधा, लेकिन ये कोलियोरिस फोर्स के कारण यानी फेरल के नियम के अनुसार जबकि ये पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दिशा से विक्षेपित होकर ये दाहिनी ओर चलता है। जैसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो ये आपको दाहिनी ओर मुड़ गया। और उसी प्रकार उत्तर उत्तर जब चलता है तो उत्तरी में ये बाईं ओर मुड़ जाता है। यानी मान लीजिए आपको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये बाएं तरफ यानी ऐसे मुड़ जाता है। तो यहाँ की हवाएं ऐसे चलती है। तो ये इसको इसका नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हवाएं ऐसे चल रही है तो इसकी दिशा कैसे हो गई। यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका ऐसे हवा चल रहा है तो इसका दिशा हम निकालेंगे। तो दिशा कैसे निकालेंगे, ऐसे करके। तो ये हवा कैसे जा रही है, आपको ऐसे चल रही है, मान लीजिए ये ऐसे चल रहा है, तो इस हवा की दिशा कैसे हो गई। यहाँ पे ये आपको इधर हो गया दक्षिण और इधर हो गया पूरब, यानी इसको हम लोग बोल दक्षिण पूर्वी। और वहीं आपको इसका दिशा निकालना हो, मान लीजिए अगर इसका निकालना हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये हवाएं इधर से आ रही है, यानी आपको उत्तर से आ रही है, और कहाँ पे जा रही है, तो ये आपको पूरब की तरफ जा रही है, तो उत्तर पूर्वी। तो यहाँ पे इस वाले को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और नीचे वाले को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हम लोग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वायु दाब की पेटी क्या होता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं और कैसे ये भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। तो भारत जो है देखिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। अब आपके बुक में दिया गया था, जब तक आप नहीं जानिएगा कि यहाँ व्यापारिक पवन कहाँ चलता है और यहाँ पे किस दिशा में कहाँ पे चलता है पृथ्वी में, तब तक आप भारत को नहीं जान सकते हैं कि भारत किस व्यापारिक पवन वाले हिस्से में आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। यहाँ पे देखिए ये आपका 0 डिग्री है और ये आपको यहाँ से आती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, अभी आपको हम बताए हैं। तो भारत वाले यानी भारत जो है आपको इसी एरिया में पड़ता है। तो भारत जो है उत्तर व्यापारिक पवने यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने यानी इस वाले एरिया में कर्क रेखा यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये भारत जो है इस टाइप से, यानी भारत यहाँ पे बसा हुआ है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब यहाँ पे देखिए बुक में आपके दिया गया था एक और चीज कि भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे देखिए उच्च दाब और निम्न दाब पेटी क्या होता है, अभी आपको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पे लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है, और गर्मी ज्यादा होता है तो यहाँ पे हवाएं जो है ऊपर उठती है और यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे इसको देखिए वर्ड मिल रहा होगा डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्या होता है, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया और ऊपर की ये जो रेखा है आपको ये 5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और नीचे का जो है ये 5 डिग्री आपको ये साउथ हो गया। तो ये आपको 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो है और नीचे तरफ 5 डिग्री साउथ की तरफ, इस दोनों के बीच में जो है यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए ये हवाएं इधर आ रही थी, तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पहुंचने से पहले यानी आपको 5 डिग्री नॉर्थ में और यहाँ से आने वाली यानी दक्षिण की तरफ से जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने आने वाली, यहाँ पे 5 डिग्री के जाते ही ये हवाएं आपको टकराती नहीं है, ये भला ये ऊपर उठ जाती है। जैसे मान लीजिए इधर से हवा आ रहा है और इधर से हवा आ रहा है, तो यहाँ पे ये मिलेगी नहीं। यहाँ पे ये 5 डिग्री के पास आकर ये दोनों हवाएं ऊपर उठ जाती है, इतना गर्म होता है कि ये ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठ जाता है तो इसके बीच में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है इसके बीच में एकदम शांत पेटी उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम याद रखिए कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ आपको अक्षांश के बीच होता है। और इसी को बोला जाता है ITCZ, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और इसी कारण यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हवाएं जो है अभी बताए हैं कि आपको उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब है तो हवाएं आपको इधर से यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहाँ पे चलती है। तो यही आपको
ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक बार और हम पढ़ देते हैं शुरू से, कि भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। यह जो पवन होती है वह उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होता है। यानी आपको यहाँ पे उच्च दाब पेटी है यहाँ पे, तो यहाँ से उत्पन्न होती है, और ये जो हवाएं होती है वह दक्षिण की ओर बहती हुई कोलियोरिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र में बढ़ती है। और यह पवन चूंकि स्थल भाग से आ रही होती है, इसलिए इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह भारत में वर्षा न मात्र कराती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये उत्तर यहाँ पे भारत था, तो भारत में उत्तर व्यापारिक पवन यहाँ पे बह रहा है, और ये जो आ रही है उच्च दाब से, यानी आपको उपोष्ण उच्च दाब वाले एरिया से आ रही है, क्योंकि ये आ रही है स्थल की ओर से, तो स्थल की ओर से आ रही है, तो यहाँ पे इसमें जलवाष्प की मात्रा, नमी की मात्रा नहीं के बराबर होती है। तो जैसे ये भारत में आती है, तो ये आपको वर्षा ये नाम मात्र के बराबर कहीं कहीं छिटका मुटकी करा देता है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि भारत जो है कैसे, भारत में ये आपका जो वायु दाब पेटी है, जो वायु दाब है, यह कैसे यहाँ पे बारिश नहीं कराता है, और आपको कैसे ये जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये आप देख लिए। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे, आपके बुक में दिया गया था दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। चलिए हम इसको देखते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, तो बुक में दिया गया था कैसे। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में अगर देखा जाए, तो ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न दाब कैसे होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो स्थिति होती है वो आपको यहाँ पे विषुवत रेखा से लेकर ये कर्क रेखा के बीच में होती है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है। तो इस एरिया में, यानी आपको दक्षिण एशिया में और साथ में भारत के उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो गर्मी पड़ता है तो यहाँ की हवाएं जो है आपको गर्मी पाकर ऊपर उठेगी, और यहाँ पर जगह खाली हो जाएगा, और वहां पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे जो भी ठंडी हवा है वो आपको इसको भरने के लिए इधर आएगी। तो यही चीज आपको लिखा हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वहीं दूसरी ओर यहाँ पे वायु जो है दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे धरातल है, तो धरातल पे जैसे गर्मी हुआ, यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब ये निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न को हवा भरने के लिए ठंडी हवा आएगी, यानी उच्च दाब से हवा आएगी। तो यहाँ पे इधर आपको जल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बताएं इधर जल वाला एरिया है, इधर भी जल है और इधर भी आपको जल है। तो इस वाले एरिया में भी गर्मी पड़ रहा है, लेकिन आपको धरातल से कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर जो है उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ की जो हवाएं है आपको जाकर लो प्रेशर के स्थान पे भरेगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे ये जो तो है 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नीचे जो आपका व्यापारिक पवन है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन बताए हैं कि आपको जैसे ये ऊपर आती है, जैसे विषुवत रेखा को पार करेगी, ये आपको पहुंच जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, यहाँ पे जो भी हवाएं जाती है वो अपने वास्तविक स्थान से विक्षेपित होकर कहाँ पे मुड़ जाती है, तो वो आपको दाहिने ओर मुड़ जाती है, और उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे उत्तर दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर यहाँ पे ये हवाएं ऐसे जाएगी, और आपको निम्न दाब वाले क्षेत्र में यहाँ पे जाकर मिल जाएगी, और यहीं पे जाके ये वर्षा कराती है। इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो आपके बुक में दिया गया था। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु में जो आपके लौटते हुआ मानसून होता है। तो जैसे हम पढ़े हैं ग्रीष्म ऋतु में कि आपको सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती थी लंबवत, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे शीत ऋतु में अगर हम बात करें, तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो आपको यहाँ पे विषुवत रेखा और मकर रेखा के इधर बीच में होती है। आपको बताया है कि यहाँ पे आपको 23 सितंबर से लेकर यहाँ पे आपको 22 दिसंबर के बीच में यहाँ पे भारत में शीत ऋतु होता है। तो उस समय जो है सूर्य की स्थिति आपको इस वाले एरिया में होता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा गर्मी पड़ता है, जबकि धरातल पे जो है गर्मी कम पड़ता है। तो यहाँ पे धरातल पे कम गर्मी पड़ रहा है, यानी ठंडा वाला इलाका है, तो वहां पे जो है वायु भारी होता है, तो नीचे रहता है, तो वो आपको वहां पे उच्च दाब क्षेत्र होता है उत्पन्न। जबकि यहाँ पे सूर्य की तरफ जहाँ पे यहाँ पे इस वाले एरिया में ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो यहाँ पे आपको निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए फिर हवा जो होती है वो आपको उच्च दाब से निम्न दाब की वजह से चलने लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन, जिसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया था कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में
उच्च दाब उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवा दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको समझ लिए होंगे। अब हम आगे चलेंगे, अगला देखेंगे जेठ धारा। ये आपको जेठ धारा क्या होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। आपके बुक में ये दिया गया था, लेकिन आपको ऐसे समझने से, बुक में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले जेठ धारा के बारे में जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि जेठ धारा कैसे कैसे बहती है और ये क्या आपको भारत में प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम बात करें जेठ धारा के बारे में। तो जेठ धारा आपके बुक में सीधा दिया गया था, ये वाला लाइन आपके बुक में नहीं दिया गया था। बुक में दिया गया था कि जेठ धारा जो होता है वह 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में चलता है, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में चलता है, तो इसलिए पश्चिमी जेठ धारा। और साथ में ये आपको 27 से 30 डिग्री के बीच में, यानी ये आ गया उपोष्ण कटिबंध वाला इलाका में, तो इसलिए जेठ धारा को उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिमी जेठ धारा कहते हैं। और यह धारा जो है पूरे वर्ष भर आपको हिमालय के दक्षिण में चलता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यह आपको हिमालय के उत्तर में चला जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखना है। इस पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा भारत में जो है उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भी आता है, जिसके कारण भारत में देखिएगा आपको शीत ऋतु में भी वर्षा होता है, आपको पंजाब साइड, हरियाणा साइड में, तो उसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी हम जेठ धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जेठ धारा के बारे में यहाँ पे देख लिए 27 से 30 डिग्री के बीच में, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा। और यहाँ पे ये जेठ धारा जो होती है, इसकी गति इतनी बहुत तेज होती है, एकदम जेट के वायु के, जेट जो होता है जेट विमान उस प्रकार से चलता है, इसलिए इसको जेट वायु बोला जाता है, यानी जेठ धारा बोला जाता है। और यह आपको पृथ्वी से ऊपर, यानी आपको पृथ्वी के ऊपर जो क्षोभ मंडल है, तो ये क्षोभ मंडल में चलता है, आपको याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई पे, तो आपको ये 12,000 मीटर यानी 12 किलोमीटर ऊंचाई पे चलता है आपको, यानी समझ लीजिए कि 9 से 12 किलोमीटर के ऊपर यह चलता है, यानी 12 किलोमीटर आपके बुक में दिया गया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा 12 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर यह चलती है। और यह पश्चिमी हवाएं होती है, क्योंकि ये पश्चिम से ओर चलती है, यानी आपको ये पश्चिम की ओर चलती है, तो यह आपको पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी जो गति होती है, गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। और आपको ऐसे ऐसी जो आपको जेट धारा है वह बहुत, आपको ऐसा सब बहुत है, लेकिन यहाँ पे इसमें सबसे जो स्थिर है और उसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा, जो भारत में चलता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए। और जेट धारा जो होता है, ये आप याद रखिएगा कि ये आपको ये सर्पिलाकार होता है, यानी आपको ये ऐसे ऐसे चलता है, ये भी आपको याद रखिएगा। जेट विमान के समान चलता है, बहुत तेज, इसलिए इसको जेट धारा बोलते हैं। तो ये तो आप समझ लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा जेट धारा के बारे में, कि जेट धारा जो होता है वह शीतकाल में, अगर हम बात करें ठंडा के दिन में, तो यह 25 से 35 डिग्री उत्तर में चलता है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो इसमें यह 35 से 45 डिग्री उत्तर में चलता है। ये आपको दो याद रखिएगा। गर्मी के दिन में 25 से 35, और यहाँ पे गर्मी के दिन में 35 से 45, जबकि ठंडा के दिन में 25 से 35 चलता है। तो चलिए अब हम इसको एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीतकाल में, यानी आपको शीतकाल में अभी बताया है कि शीतकाल में कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो शीतकाल में 25 से 35 डिग्री उत्तर में चलता है, जैसे देखिए तो जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये जो आपका जेट स्ट्रीम है, ये आपको जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति, यानी आपको ये शीतकाल में बता रहा है। तो शीतकाल में अगर हम बात करें तो आपको बताए हैं कि शीतकाल में जो जेट स्ट्रीम होता है वो आपको 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर या 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में यह चलता है। और भारत का अगर आप देखिएगा अक्षांशीय स्थिति, तो 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी यहाँ से लेकर आपको 37 डिग्री ऊपर तक चलता है, यानी आपको यहाँ तक मान सकते हैं आप 37 डिग्री यहाँ तक ये चलता है। तो इसी के बीच में, यानी आपको एक जो जेट स्ट्रीम का शाखा है वह भारत में भी चलता है। तो और देखिए कैसे ये भारत को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जेट स्ट्रीम आपको पश्चिम की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये सर्पिला कार है, देखिए ऐसे ये ऐसे ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये आपको भारत में प्रवेश करता है, भारत पे यहाँ पे भारत में आने के क्रम में यहाँ पे बीच में पड़ जाता है हिमालय, क्योंकि हिमालय जो है वो आपको 25 से 35 के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ये आता है, यहाँ पे आने के बाद ये दो शाखा में बढ़ जाता है, एक आपका चला जाता है हिमालय के उत्तर में और एक चला जाता है हिमालय के दक्षिण में, और बीच में ही पड़ता है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार, या आप इसको हिमालय बोल सकते हैं, यानी
तिब्बत का पठार और हिमालय जो है इन 2 भागों में बाँट देता है। ऊपर वाला जो शाखा होता है उसको यहाँ पे उसको हम लोग ऊपर चला जाता है हिमालय के उत्तर में, और एक जो शाखा है हिमालय के दक्षिण में चला आता है, और ये आपको भारत में आता है। और ऐसे-ऐसे जाकर फिर ये आगे निकल जाता है। तो इसके आने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि शीतकाल की बात हो रही है, तो शीतकाल में आपको मालूम है कि भारत में जो है यहाँ पे आपको हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें आपको उस समय यानी शीतकाल में कहाँ पे होती है? तो आपको ये जो है आपका विषुवत रेखा, और आपको नीचे आइएगा यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इसके बीच में जो है सूर्य की होती है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती है इधर, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी होता है, तो यहाँ पे हिंद महासागर के इसमें लो प्रेशर जनरेट होता है, जबकि धरातल में जो है यहाँ पे वायु जो है ऊपर नहीं उठता है गर्म होकर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे ये जो हवाएं अगर इधर से आ रही है आपको जेट स्ट्रीम, ये और नीचे वाला जो एरिया है, क्योंकि ये आपको इतना इसका एक पट्टी होता है पूरे मोटे तौर पे और पूरे बिछाया हुआ रहता है आसमान में, तो यहाँ पे जो ऊपर हवा उठती है वो उसको उठने नहीं देती है, यानी आपका जो लो प्रेशर बनाना चाहती है यहाँ की जो हवा ऊपर उठकर इसको ऊपर उठने ना देती है और इसको नीचे दबाए रखती है, जिससे यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होती है। यानी भारत में जो ये आपका जेट स्ट्रीम है वो और ज्यादा हाई प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ की किरणें जो है और आपको इधर से यानी आपको उल्टा चलने लगती है, जिसको हम लोग लौटता मानसून बोलते हैं। तो यह आपको प्रभाव डालता है किसके यहाँ पे उपोष्ण जेट स्ट्रीम, यानी जब तक जेट स्ट्रीम यहाँ पे भारत में रहेगा, भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून इधर नहीं आता है, जबकि यहाँ से ये इधर उल्टा आता है। तो ये शीतकाल में यह जो है प्रभाव डालता है। अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, देखिए बुक में क्या लिखा गया था कि शीतकाल में जेट स्ट्रीम हिमालय से टकराकर 2 शाखाएं बढ़े थे, आपको बता चुके हैं। एक शाखा हिमालय के उत्तर में और एक शाखा हिमालय के दक्षिण में आ जाता है, तो दक्षिण वाला ही भारत में आपको प्रभाव डालता है। एक तो उत्तर में चला जाता है, तो उस समय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो भारत में नहीं पड़ता है। और आगे देखिए, जब शीतकाल में जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भारत के ऊपर से गुजरती है, तो यहाँ उच्च दाब बनने में मदद करती है, क्योंकि ये हवाएं एक पट्टी होती है, तो भारत में जो भी वायु ऊपर उठती है तो इसको ऊपर नहीं उठने देती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बढ़ता है और इसको बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण यहाँ से हवा जो है धरातल से हिंद महासागर की ओर चलने लगती है। तो ये आपको याद रखिएगा आपको शीतकाल में। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म काल में जेट स्ट्रीम यहाँ पे देखिए कैसे कार्य करता है। तो गर्मी के दिन की अगर बात करें, तो गर्मी के दिनों में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा जो है 35 से 45 डिग्री उत्तर यानी हिमालय के उत्तर में चला जाता है। यानी आपको यहाँ पे मान लीजिए ये हिमालय है इधर, ये वाला एरिया जो है इधर, ये मान लीजिए 45 तक है, तो यहाँ पे जो भी जेट स्ट्रीम आता है वो आपको हिमालय से न टकरा कर आपको सीधे ऊपर चला जाता है। तो ऊपर चला गया तो यहाँ पे भारत में यह कोई प्रभाव नहीं डालता है, जिससे भारत में यहाँ पे आपको निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, और भारत में इधर धरातल पे आपको लो प्रेशर और यहाँ पे इधर आपको जो है हाई प्रेशर होता है, और यहाँ से हवाएं जो है आपको ऐसे करके ये आपको दक्षिण पश्चिम मानसून जाती है भारत में वर्षा करा देती है। तो यहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम देख लिए होंगे। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे भारतीय मानसून के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय मानसून देखिए आपके बुक में क्या दिया गया था। तो भारतीय मानसून की बात करें तो ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले अरब के व्यापारियों ने ही भारत में बहने वाले पवन तंत्र को मानसून नाम दिया था। यह कैसे मानसून नाम दिया, जैसे देखिए यहाँ पे है आपका अरब, तो अरब के व्यापारी जब भारत में आते थे व्यापार करने, तो इधर ऐसे आपको ऐसे जहाज से आते थे और ऐसे व्यापार करते थे। तो जब ये भारत में आते थे, मान लीजिए गर्मी के दिन में जा रहे थे, तो यहाँ की जो व्यापारिक पौने हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने, वैसे जाकर ये आपको जैसे उत्तरी आपको जाती थी उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे अपने दाईं ओर मुड़कर यहाँ पे जो यात्री जाता था भारत में उसी दिशा में बहने लगती थी। तो यहाँ पे जो भी जहाज था उसको समझ लीजिए कि पीछे से धक्का देती थी वो हवाएं, और उसको आसानी से भारत में पहुंचा देती थी। इसलिए यहाँ पे अरब वासियों ने ही इसको मानसून नाम दिया। ये तो आपका हो गया आपको इधर से जाने में। फिर उधर से आपको मान लीजिए कोई अगर व्यापारी इधर से आ रहा था ठंडा के दिन में, उस प्रकार जब मानसून यहाँ से लौट रहा था, फिर भी यहाँ पे इसको इधर आराम से पहुंचा देता था धक्का देकर। तो यहाँ पे अरब वासियों ने ही इसको मानसून नाम दिया। ये चीजें आपको याद रखिएगा। और मानसून का जो प्रभाव होता है वो आपको बता चुके हैं, 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। अब यहाँ पे आपके बुक में देखिए लिखा गया था कि मानसून की प्रक्रिया समझने के लिए कुछ तथ्य दिए गए थे। चलिए हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। तो टोटल आपके बुक में 5 तथ्य दिए गए थे मानसून को समझने के लिए। पहला इसमें दिया गया था कि स्थल और जल के गर्म होगा, यहाँ पे गर्म और ठंडा होने की अलग अलग जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पे।
उसके बाद अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ बोलते हैं हम लोग, ये भी आपको, जिसको तापीय सिद्धांत भी बोला जाता है। इन सब के कारण भी आपको मानसून की जो है हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद मेडागास्कर के पूर्व उच्च दाब क्षेत्र और तिब्बत के पत्थर नहीं, यहाँ पठार होगा, पठार का अधिक गर्म होना। तो ये दोनों एक ही होता है, ये आपको एक ही घटना से दोनों चीज आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद उत्तर पश्चिमी जेठ धारा, तो हम लोग अभी तो जेठ धारा देखे हैं ऊपर ही, और यहाँ पे स्थल और गर्म वाला भी हम लोग लगभग पढ़ ही लिए हैं, लेकिन चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। और ITCTZ क्या होता है, यहाँ पे अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल और जल को गर्म होने के स्थिति को। तो देखिए, आपको पिछले बार कई बार बता चुके हैं कि स्थल और जल के गर्म होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास समुद्र के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको बताए हैं कि अगर हम गर्मी के दिनों में बात करें, तो देखिए गर्मी के दिनों में ये जो है आपका भारत, तो गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति जो है आपको 0 डिग्री और आपको कर्क रेखा के बीच में यहाँ पे होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे है, तो इस स्थिति में यहाँ पे सूर्य की किरणें भारत में ऐसे लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पे जो धरातल है, धरातल में आपको ज़्यादा बताए हैं कि आपको ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो जल्दी ये गर्म होता है तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है। और वहीं आपको गर्मी के दिनों में उस समय सूर्य की किरणें जो होती है, यहाँ पे आपको जल वाला इलाका है, आपको बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और आपके अरब सागर, इस वाले इलाके में, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें आपको एक तो कमजोर पड़ रही है, और साथ में यहाँ पे क्योंकि जल है तो जल को गर्म होने में भी समय लगेगा और ठंडा होने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पे जो है वायु जो है ऊपर नहीं उठ पाती है उतना, और यहाँ पे हाई प्रेशर यानी आपको उच्च दाब जो है यहाँ पे बनाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो हवाएं होती है आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे ऐसे चलती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्थलीय समीर भी इसको बोलते हैं। जब स्थलीय समीर पढ़िएगा तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, स्थल से जब हवाएं चलती है स्थल की ओर, समुद्र से जब स्थल की ओर, तो उसको हम लोग स्थलीय समीर बोलते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम इधर आगे देखेंगे शीत ऋतु में। देखिए शीत ऋतु में इसके जस्ट अपोजिट होता है जो ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पे उलट जाती है, तो बाकी सब भी यहाँ पे उलट जाता है। जैसे सूर्य किरण यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर, और जहाँ पे ज्यादा गर्मी कम पड़ रहा है ठंडा इलाका में, वहाँ पे हाई प्रेशर, फिर ये आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा आएगा, और यही आपको दक्षिण पश्चिम मानसून यानी लौटता हुआ मानसून कहलाता है। तो यानी आपको स्थल और जल के गर्म होने की जो स्थिति है, ये आपको मानसून को यहाँ पे प्रक्रिया को बताता है कि मानसून हम लोग कैसे यहाँ पे इसको बताते हैं। तो ये देख लिए। अब हम आगे चलेंगे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति, कि ये जो है कैसे मानसून को यहाँ पे परिभाषित करता है। तो सबसे पहले अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको बोलते हैं ITCZ, यानी आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पे ये क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। तो अभी आपको हम जब वायु दाब की पेटी बता रहे थे, तो वहां पे बता रहे थे कि ये आपका विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री, और इसके उत्तर में 5 डिग्री नॉर्थ और इसके दक्षिण में 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम, क्योंकि इसके बीच में एकदम शांत क्षेत्र पाया जाता है, और इसी को बोल जाता है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ। तो यहाँ पे बताए हैं आपको कि यहाँ पे जो व्यापारिक पवनें बहती है, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे 0 डिग्री के पास यानी विषुवत रेखा से टकराती नहीं है, बल्कि ये टकराने से पहले ही ये हवा इतनी गर्म होती है कि ये हवाएं ऊपर उठ जाती है। यानी आपको इधर से आ रही है तो ऊपर ऐसे उठ जाएगी, और इधर से आ रही है तो ये ऐसे ऊपर उठ जाएगी। तो ऊपर जो उठ जाती है, ये 0 डिग्री है, तो यही कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम यानी आपको शांत पेटी, और यही होता है ITCZ। तो ITCZ देख लिए। अब यहाँ पे ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, वह देख रहे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है। जैसे जैसे आपको सूर्य की स्थिति आपको आगे पीछे होगी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मार्च है, यहाँ पे देखिए अप्रैल, फिर मई, फिर जून, तो जैसे जैसे ये 21 जून को मान लीजिए यहाँ पे चला जाता है, मान लीजिए आपका 21 जून, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तो आपको यहाँ पे होता है कर्क रेखा, तो यहाँ पे भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो यहाँ भी जब ये जो जाएगी, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका अभी सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ पे ये जो स्थिति यहाँ पे बन रहा था, अब यह स्थिति यहाँ पे बनने लगेगी। तो जैसे जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है, आपको ITCZ की स्थिति भी बदलती है, और यह आपको मानसून को प्रभावित करती है। मान लीजिए आपका ये सूर्य की स्थिति आपको दिसंबर में यहाँ पे आ गया, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे यहाँ पे, तो फिर जो स्थिति आपको यहाँ पे बन रही थी, ये स्थिति आपको यहाँ पे बनने लगेगी, यानी ITCZ
यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो ITCZ भी ये आपको अपना स्थिति चेंज करते रहता है, और जैसे जैसे ITCZ चेंज हो रहा है वो आपको मानसून को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो देखिए भारत में अगर देखें तो ITCZ यहाँ पे मान लीजिए आपका 0 डिग्री है, यानी आपको मकर रेखा। जब यहाँ पे आपको मान लीजिए 21 मार्च की स्थिति अभी वर्तमान में यहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे ये अप्रैल, आपको फिर आपको मई, और फिर आपको जून। जून में जो है मान लीजिए यहाँ पे आ गया कर्क रेखा के पास, यानी आपको ये आपको 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया। तो यहाँ पे जो ये जो होता है 5 डिग्री रेखा, आपको ये आपको गर्मी वाला इलाका होता है, क्योंकि ये सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 डिग्री के पास में, यहाँ पे आपको ITCZ, तो आपको एकदम समानांतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल जल है। फिर जैसे जैसे यह आपको धरातल की ओर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अभी आ गया ITCZ, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपको जल है, तो जलम आपको जल जो है थोड़ा जल्दी गर्म नहीं होता है और ठंडा भी जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे यहाँ तक समानांतर चलेगा, और जैसे धरातल पे आएगा तो धरातल पे क्योंकि ये जल्दी गर्म होता है, तो ITCZ यहाँ से थोड़ा ये मुड़ जाएगा, आपको ये ऐसा ऊंचा उठने लगेगा। फिर आपको जल आ गया, फिर समानांतर हो जाएगा। मान लीजिए फिर यहाँ पे आ गया, तो ये जल है तो समानांतर चलेगा, फिर धरातल के एरिया में थोड़ा उठ जाएगा, और फिर ऐसे हो जाएगा। फिर ये अगर ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा, धरातल का एरिया बढ़ रहा है, तो ऐसे ये ऊपर बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा। और आगे जाते जाते यहाँ पे आपको जैसे सूर्य के जो है लंबवत पड़ती है आपको यहाँ पे 23.5 डिग्री तक, लेकिन जो ये आपका ITCZ का जो एरिया होता है वो आपको 23 से नहीं बल्कि 25 से 30 तक पहुंच जाता है, यानी आपको ये यहाँ तक पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे धरातल की ओर बढ़िएगा तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होने लगता है। यहाँ पे देखिए धरातल ज्यादा पड़ रहा है, तो ये आपको सीधा ऐसे कर्व टाइप का उठ जाता है। और यहाँ पे जाने के बाद क्योंकि इधर राजस्थान का इधर आपका मरुस्थल भी है, तो ये भी आपको ज्यादा गर्मी प्रदान करता है, और इधर भी आपको थोड़ा धरातल है तो गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए ITCZ की जो स्थिति होती है वो ऊपर जाने पे आपको ऐसे कर्व के आकार के देखने को मिलता है, यानी ये ऐसे रहता है, यहाँ पे बराबर रहेगा, जैसे जैसे धीरे जाएगा आपको ऐसे ऐसे उठते जाता है। तो ये ITCZ की स्थिति आप यहाँ पे समझ लिए होंगे, ये कैसे कैसे प्रभावित करता है और ITCZ क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम पूरे मैप में देख लें। जैसे देखिए ये आपका विषुवत रेखा है और यहाँ पे कर्क रेखा है, और ITCZ आपको देखिए ये विषुवत रेखा पे आपको एकदम समानांतर रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा धरातल पे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये लास्ट में ऐसे हो जाता है। ये आप एक बार इसको देख लिए। अब ये अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, चलिए हम इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। आपके बुक में दिया गया था कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ। यहाँ पे देखिए ये विषुवतीय अक्षांशों में, यानी आपको विषुवत वाले रेखा की जो होती है यानी आपको 0 डिग्री, उसके बीच में यह यानी ये गर्त यानी गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है तो हवाएं ऊपर उठती है, तो यहाँ पे ये आपको लो प्रेशर बनाता है। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने आपस में मिलती है, क्योंकि एक तरफ से आपको आती है ऐसी हवा और एक तरफ से ऐसी, तो ये आपको ये उत्तर पूर्वी हो गया और ये दक्षिण पूर्वी हो गया। ये दोनों आकर यहाँ पे मिलती है, और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, यानी आपको ऐसे एकदम समानांतर होता है। लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। जैसे बताया है कि यहाँ पे 0 डिग्री था, तो अभी ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य मान लीजिए यहाँ पे, जैसे ये अभी बताया है कि विषुवत रेखा पे आपको 21 मार्च या 23 सितंबर के दिन रहता है, लेकिन जैसे जैसे अप्रैल मई जून आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा भारत में, यानी यहाँ पे 21 जून को चला जाएगा। तो ये जो आपका ITCZ वाला एरिया था ये आपको ये भी ऊपर खिसक जाता है। तो यही उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है ITCZ, जिसको आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम देखिए यहाँ पे जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, वैसे वैसे ITCZ वैसे वैसे उत्तर और दक्षिण की ओर इसकी स्थिति बदलती है। अभी बताया है कि यहाँ पे 0 डिग्री है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, तो ITCZ यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आएगा मकर रेखा की तरफ तो ITCZ यहाँ पे आपको यहाँ पे चला है, क्योंकि गर्मी क्योंकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति यहाँ पे रहता है 22 दिसंबर को। तो ये आगे से उत्तरायण होगा सूर्य, वैसे वैसे ITCZ भी उत्तर जाएगा, और जैसे जैसे दक्षिण होगा ये दक्षिण में आता है। तो उत्तर में आपको बताया है कि यहाँ पे जो कर्क रेखा वाला एरिया है भारत में, क्योंकि यहाँ पे धरातल पड़ता है आपको भारत में, यहाँ पे तो धरातल पड़ता है, यहाँ पे आपको जो है आपका मरुस्थल भी है। तो उत्तर में यह ज्यादा की ओर जाता है, यानी उत्तर में 25 से 30 डिग्री नॉर्थ तक चला जाता है, जबकि यहाँ पे दक्षिण में जो है यह 20 डिग्री साउथ तक जाता है। यानी ये जो है आपको यहाँ पे मकर रेखा के थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ तक ही रहता है आपको ITCZ। और इसी कारण आपको ऑस्ट्रेलिया जब देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया में आपको इसी कारण वर्षा होती है। तो अंतः उष्ण अटे ये आपको कटिबंधीय
क्षेत्र यानी अभिसरण क्षेत्र आप समझ लिए होंगे कि ये क्या होता है। आगे यहाँ पे देखिए दिया गया था कि गर्मी के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति जो है गंगा के मैदान में खिसक जाता है और इसे ही मानसून गर्त के नाम से जानते हैं। यानी गर्मी के दिन में ये जो आपका ITC0 होता है वह गंगा के मैदान में जाकर लो प्रेशर यहाँ पे बढ़ा देता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश होती है और उसको मानसून गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपके बुक में दिया गया था जो आप यहाँ पे समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, तिब्बत के पठार का गर्म होना और मेडागास्कर के पूर्व उच्च दाब क्षेत्र, चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो गर्मी के ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का जो पठार है वह अधिक गर्म रहता है, क्योंकि तिब्बत का जो पठार है वो आपको समुद्र तल से ऊंचा है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र तल से लगभग ये 9 किलोमीटर ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है। और क्योंकि ये पूरा छत की तरह होता है, तो क्योंकि ये भूमि है तो ऐसे भी आपको ज़्यादा ये गर्मी आपको पूरा कवर करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी के कारण यहाँ की जो वायु है, यहाँ पे मान लीजिए तिब्बत का पठार है, तो यहाँ पे गर्मी जब पड़ा तो यहाँ की जो वायु है, ये तो एक और ऊंचा है, गर्मी की वायु जब यहाँ पे पड़ा गर्म, तो यहाँ पे वायु जो है बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो ऊंचा उठने के कारण ये जो है वायु ऊपर जाती है और यहाँ पे लो प्रेशर बनाती है, और ये हवाएं जो है अपने आपको कहाँ पे, तो ये आपको जैसे ऊपर उठती है, यह हवाएं ऊपर उठकर और यहाँ पे ये आपको दक्षिण को मुड़ जाती है और ये आ जाती है इधर, और यहाँ पे आपका मेडागास्कर होता है। मेडागास्कर के पूर्व में ये आकर यहाँ पे ये हाई प्रेशर का निर्माण करती है ये गर्मी के दिन में। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखिएगा तिब्बत का पठार का। तो तिब्बत की पठार से उठने वाली गर्म हवा दक्षिण की ओर चलकर हिंद महासागर के मेडागास्कर के आसपास जो है आपको उच्च दाब क्षेत्र में उतरती है और यह उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो ये आपको तिब्बत का पठार और मेडागास्कर आप समझ लिए होंगे। यही मेडागास्कर में लिखा हुआ है कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र बनता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को जो है यहाँ पे प्रभावित करती है, और यही आपका जो हाई प्रेशर है यही फिर आपको ऐसे मुड़कर ये आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाता है। ये आपका भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक आप देख लिए। अब एक जो है उत्तर पश्चिमी जेठ धारा अभी आप ऊपर देखे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेठ धारा तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है। तो जेठ धारा हम लोग ऊपर ही समझ लिए हैं। अब हम आगे चलेंगे, मानसून का आगमन एवं मानसून का वापसी देखिए कैसे होता है भारत में, चलिए हम इसको देखते हैं। तो भारत में मानसून का जो समय होता है वो आपको जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है, और यह 100 से लेकर 120 दिन यानी आपको 4 महीनों तक आसपास से रहता है। इस मानसून के कारण अचानक वर्षा में वृद्धि होती है, जिसे मानसून प्रस्फोट यानी मानसून का फटना कहते हैं। भारतीय मानसून का आगमन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहते हैं। भारत मानसून जो है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और यह 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा और दूसरा जो है आपको बंगाल की खाड़ी शाखा। यानी यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही, तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये भारत है और यहाँ पे ये दक्षिण और ये आपका पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपको ऐसे ये बहती है और ये जाकर ऐसे भारत में वर्षा कराती है, और ये जून में यानी आपको देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 1 जून है, ये आपको 1 जून में यहाँ पे आपको जो है मालाबार तट यहाँ पे आपको प्रवेश करती है, और ये धीरे धीरे देखिए 1 जून को यहाँ जाती है आपको चेन्नई तक। फिर आपको 5 जून में देखिए आपको यहाँ पे कर्नाटक हैदराबाद में, फिर 10 जून को देखिए यहाँ पे मुंबई होते हुए उड़ीसा यहाँ पे पटना में पहुँच जाता है 10 से 15 जून के बीच में। 15 जून को देखिए यहाँ पे जून अहमदाबाद लखनऊ, फिर आपको यहाँ पे 1 जुलाई तक इधर चला जाता है आपको चंडीगढ़ जयपुर की तरफ। 15 जुलाई को यहाँ पे ये वाला जो है राजस्थान के एरिया में यहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, लेकिन यहाँ पे जैसे ये पहुँचता है तो यहाँ से जाकर 2 भागों में बढ़ता है। एक आपको एक इधर का होता है अरब सागर शाखा, और इधर का जो है एक बंगाल की खाड़ी वाला शाखा। तो ये बंगाल की खाड़ी से जैसे ये हवा जाती है, जैसे आपको पूरा नमी पूरा, क्योंकि ये पूरा बंगाल की खाड़ी को पार करती है, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाती है तो इधर तो स्थल है नहीं, डायरेक्ट जाकर आपको इधर भारत के मेघालय वाला जो एरिया है यहाँ पे जाकर टकराती है। और मेघालय में से 3 पठार है आपको ऐसे, आपको गारो, खासी और जयंतिया। तो यहीं पे जाकर जो मानसून है इसके बीच में फंस जाती है और यहाँ पे जाकर जोरदार वर्षा कराती है, और बीच में यहीं पे है आपको खासी पहाड़ी बीच में ही है, और इसी पे आपका जगह है मानसी राम। तो मानसी राम और साथ में यहीं से 16 किलोमीटर पूर्व में भी है आपको चेरापूंजी। तो ये दोनों जगह जाकर बहुत वर्षा कराती है, यानी आपको 1100-1200 सेंटीमीटर वर्षा कराती है यहाँ पे। तो यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही। तो यहाँ से 2 भागों में बट गई, आप देख लिए कैसे कैसे वर्षा कराती है। तो यहाँ पे आप
अगला देखिए पॉइंट दिया गया है कि अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा जो ये दोनों जो है गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। यानी इधर से जो आपका जा रही थी अरब वाली शाखा, इधर से ऐसे वर्षा कराते कराते तो यहाँ पे ऐसे गई है, और यहाँ पे ये जो है बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, ये दोनों जाकर जो है आपको यहाँ पे दोनों मिलती है आपको इधर, यानी गंगा के मैदान के आपको इस वाले इलाके में, जहाँ पे पंजाब हरियाणा साइड है। तो यहाँ पे याद रखिए कि गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये दोनों जाकर मिलती है। दिल्ली की बात करें, देखिए दिल्ली में सामान्यतः जो है मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। तो यहाँ याद रखिएगा, दिल्ली में जो वर्षा यहाँ पे होती है, यहाँ से जो हवाएं जाती है, यहाँ से टकराकर फिर जाकर इधर दिल्ली में वर्षा कराती है, और इसके बाद इधर से भी आपको जाती है हवाएं, ये दोनों जाकर आगे यहाँ पे मिलती है आपको इधर पंजाब साइड में। तो ये चीज़ें आप देख लिए। अब हम आगे चलेंगे, मानसून की वापसी की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो मानसून का जो वापसी है भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ होती है, यानी आपको इस एरिया से जो है यह आपको सितंबर से आरंभ होती है, और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की जो है ऐसे आपको वापसी हो जाती है। और यह मानसून लौटते समय बंगाल की खाड़ी से होते हुए आती है, तो अपने साथ ये नमी लेके आती है, और ये आपको ये तमिलनाडु जो दिख रहा होगा, यहाँ पे आके टकराती है और यहाँ पे वर्षा कराती है आपको ठंडे दिनों में, यानी शीतकाल में। तो पूछता है कि आपको तमिलनाडु में वर्षा किस कारण होती है, तो लौटता हुआ मानसून से होती है शीत ऋतु में। तो याद रखिएगा। ऐसे अगर हम बात करें मानसून की बात करें, तो बुक में दिया गया था कि मानसून सबसे पहले जो आती है वो आपको द्वीप पर होती है। जैसे अंडमान निकोबार की बात करें, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो सबसे पहले आपको जो बारिश आती है आपको द्वीपों पर आती है, और यह 25 मई के आसपास में आता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब पढ़ना है ऋतु के बारे में। चलिए हम लोग यही करके ऋतु को देख लेते हैं। आपके बुक में दिया गया था जो पॉइंट। तो ऋतु की बात करें तो यहाँ पे 4 ऋतु दिया गया था, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, एक आपका मानसून का आगमन जो वर्षा ऋतु होता है, और ये आपका एक मानसून का वापसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु का। शीत ऋतु जो होता है वो मध्य नवंबर से फरवरी तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, और मानसून जो आता है जून से सितंबर तक, और फिर वापसी जो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, यानी फर्स्ट वीक दिसंबर तक भी होता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में अगर हम देखें तो शीत ऋतु जो है वह जनवरी से फरवरी में सर्वाधिक ठंडा पड़ती है। इस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए यह अधिकतर वर्षा नहीं कराती है। आपको हम ऊपर बता चुके हैं कि यहाँ पे उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती है ऐसे, ये क्योंकि ये भारत यहाँ पे है, तो भारत में यहाँ पे ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ये जो है आपको स्थल से भारत में प्रवेश करती है। तो स्थल से आ रही है तो यहाँ पे इसमें पानी नहीं रहता है, नमी नहीं रहता है, तो ये भारत में वर्षा नहीं कराती है। हालांकि कुछ हद तक यानी आपको तमिलनाडु में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे पवन की जो दिशा होती है वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। जैसे यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो आती है भारत में, तो ऐसे प्रवेश करती है, तो ये तो आपको वर्षा नहीं कराती है, क्योंकि ये स्थल की ओर से आती रहती है, तो इसमें नमी नहीं रहता है। क्योंकि कुछ हवाएं जो है आपको इधर आती है, तो यहाँ पे हवाएं लेकर इधर भी आ जाती है, तो यहाँ पे बंगाली खाड़ी से ये आपको नमी ले लेता है, और ये तमिलनाडु में वर्षा कराती है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब हम देखेंगे इसमें अगला पॉइंट दिया गया है कि इस ऋतु में भूमध्य सागर से पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसको पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वह उत्पन्न होता है, और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जैसे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में शीतकाल में वर्षा कराती है। और यह जो वर्षा होती है रबी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसे स्थानीय भाषा में महावट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप नहीं दिया गया है, आपको हम बता देते। तो वर्ल्ड मैप में जो भूमध्य सागर होता है, ये भूमध्य सागर से जो है हवाएं जो है आपको ऐसे आती है अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, और आपको भारत में प्रवेश करती है आपको उत्तर पश्चिम भाग में। जैसे यहाँ पे आपको पंजाब हो गया, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, इस वाले इलाका में, और यह ठंडे के दिनों में आती है। तो यहाँ पे ठंडा के दिन में जो रबी फसल होता है गेहूं वगैरह, उसमें यह बहुत लाभदायक होता है, और यहाँ पे स्थानीय भाषा में इसको महावट बोलते हैं। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, यह रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपको पश्चिमी विक्षोभ। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम किनारे, उत्तर पश्चिम भाग में किसके कारण वर्षा होती है, तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या आपको पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण होती है।
और ये जो आपका पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वह भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। तो ये आपको पॉइंट जो है याद रखनी है। आगे हम चलेंगे। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए तो ग्रीष्म काल में देश के उत्तरी भाग में वृद्धि और वायु दाब में कमी, यहाँ पे गर्मी में वृद्धि होता। यानी ग्रीष्म काल में, उत्तर काल में, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो आपको भारत में उस समय गर्मी लगता है, और आपको गर्मी जब बढ़ेगी तो वहाँ पे वायु दाब में कमी, यानी वहाँ पे लो प्रेशर होगा। और इसी समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है लू चलता है, यानी उत्तर भारत में उस समय बहुत तेज हवा चलती है जिसको लू बोला जाता है। और इस मौसम में तेज हवा के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इससे जो है ITCZ उत्तरायण हो जाता है, क्योंकि गर्मी की दिनों में जैसे सूर्य उत्तर की ओर होता है उसी प्रकार ITCZ भी उत्तरायण हो जाता है। और उसमें बहुत तेज भरे आंधी धूल चलती है, और वह आपको अलग अलग क्षेत्रों में चलती है। जैसे बैसाख में अगर पश्चिम वायु में चलता है तो उसको वहाँ पे काल बैसाखी बोला जाता है। उसी प्रकार देखिए उसका नाम सुने होंगे आप, चेरी ब्लॉसम सुने होंगे कर्नाटक में, जो कॉफी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उस प्रकार यह हवाएं चलती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में यानी आपको अप्रैल मई में स्थलीय शुष्क और गर्म हवा और समुद्री आर्द्र वायु मिलती है। और केरल के पूर्व में, केरल के जो आपका केरल के जो तट है वहां पे पूर्व मानसून वर्षा, यानी मानसून आने से पहले ही वर्षा होती है अप्रैल मई में, क्योंकि वहां पे स्थल की ओर पे उत्पन्न जो है आपको शुष्क हवा और साथ में आपको समुद्री जो आर्द्र वायु है मिलकर यहाँ पे पूर्व मानसून वर्षा कराती है, जिसके कारण वहां पे आम जो है जल्दी पक जाता है, जिसे आम्र वर्षा भी बोला जाता है। और ये आपको अप्रैल मई में, यानी मानसून पूर्व, यानी मानसून आने से पहले होता है, क्योंकि मानसून आता है जून में केरल में, लेकिन ये आपको अप्रैल मई में ही वहां पे वर्षा होती है, जिसे आपको मानसून पूर्व यानी मानसून से पहले होने वाली वर्षा कहते हैं। और यह आम को पकाती है, जिसके लिए उसको आम्र वर्षा कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तो मानसून का आगमन तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं ऊपर, वर्षा ऋतु के समय में आता है। आपको मानसून के आगमन में सीधा एक ध्यान रखना है कि आपको भारत में ऊपर की ओर जब निम्न दाब रहेगा तो नीचे आपको उच्च दाब रहेगा, और ऊपर अगर मान लीजिए हाई प्रेशर है तो नीचे लो प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे यही होता है मानसून के आगमन या आपको वापसी में। तो जून के प्रारंभ में आपको बता चुके हैं कि उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ऊपर आता है तो यहाँ पे निम्न दाब यानी आपको लो प्रेशर बढ़ जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं, ये आपका जो पूर्वी व्यापारिक पवन जो ऐसे चल रही होती है, जब ये पार करती है विषुवत रेखा को, तो ये आपको फेरल के नियम के अनुसार ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध में जो है दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और यही आपको दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर भारत में वर्षा कराती है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों से भारी वर्षा कराती है, जहाँ पे लगभग या 200 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जैसे यहाँ भारत में प्रवेश करती है, तो क्योंकि यहाँ पे भारत के बीच में ही आपको यहाँ पे पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट इतना ऊंचा है कि यहाँ पे जो भी हवा जाती है यहीं से टकरा जाती है, और टकराने के बाद यहाँ पे जोरदार वर्षा कराती है, यानी आपको 250 सेंटीमीटर के आसपास ये वर्षा कराती है। इसलिए इस पे ज्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आपको बीच वाला, यानी आपको प्रायद्वीपीय भारत का, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सभी हवाएं इधर ही रोक लेती है, तो यहाँ हवाएं उधर नहीं जा पाती है। यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे यहाँ पे वर्षा नहीं करा पाती है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मानसून नहीं आ पाता है। और यहाँ पे जो पवनमुखी ढाल है, यानी पवनमुखी ढाल क्या होता है, यानी मान लीजिए पर्वत है, इधर से अगर हवा आ रही है तो यहाँ पे अगर टकरा गई तो यह आपका कहलाती है पवनमुखी। और ये जो आपका इधर वाला इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं पवन विमुखी, यानी आपको पवन विमुखी। यहाँ पे भूमुखी आपको याद रखना है, पवन विमुखी। और इधर वाला जो एरिया है वो आपको कहेंगे हम लोग पवनमुखी, यानी पवन के मुख की तरफ, यानी पवन इधर टकरा गया मुख की ओर तो पवनमुखी, और पीछा वाला विमुखी हो गया। तो पवनमुखी के भागों में भारी वर्षा कराती है आपको, यानी ये पश्चिमी घाट की तरफ, ये आपको याद रखिएगा। और उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया मेघालय में जो है टकरा कर यहाँ पे वर्षा कराती है, और फिर ये यहाँ पे वायु मुड़कर ये आपको चले जाती है इधर उत्तर पश्चिम यानी दिल्ली वाले इलाका में। दिल्ली में भी वर्षा इधर कराती है। उसके बाद इधर से जो शाखा जाती रहती है इधर से जाती है, फिर ये जाकर आपको उत्तर पश्चिम भाग में ये दोनों आकर यहाँ पे मिल जाती है पंजाब हरियाणा की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा वर्षा यानी बहुत कम वर्षा कराती है। तो ये आपका हो गया
अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट दिया गया था कि दक्कन का पठार। अभी मैं आपकी पुरानी रील को सेम टॉपिक पर कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि उस पे कम से कम 5 लाख व्यूज तो आ ही जाएंगे। वायरल होने में किस्मत नहीं, टेक्निक लगती है। और आप ये टेक्निक कहाँ से सीखोगे? ये दिन भर 5-6 घंटे रील्स देखकर? सुनो, समय बर्बाद मत करो, सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सीखो ऐप पर आपको रील्स बनाने में कौन सा हुक यूज करना है, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक यूज करना है जिससे आपका रील वायरल हो जाए, हर चीज पर ना एक्सपर्ट्स के लेसन्स दिए हुए हैं। ये लेसन्स देखोगे ना तभी इंस्टाग्राम पे व्यूज आएंगे। और इतना ही नहीं, सीखो एक ऐसी ऐप है जहाँ पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का अकाउंट स्टार्ट करने से लेके पैसे कमाने तक सारे स्टेप्स अच्छे से बताए हुए हैं। मेरी मानो, अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, फिर इंस्टाग्राम पे वायरल होना ना बहुत आसान हो जाएगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। You're wanting to sort of go slightly bolder and have some fun with your wardrobe. Absolutely. Welcome to Amazon Fashion Up. I'm Shireen, your fashion expert, and today we're here chatting with the food maestro, Paresh. This is my boho chic board for you. This is so cool. This printed shirt is fantastic. I absolutely love it. Go have fun and experiment and play with colors, textures, patterns with fashion on Amazon. और मध्य प्रदेश के कुछ भाग वृष्टि छाया क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पे वर्षा होती है। और ये वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, इसके बीच में आपको मालूम होगा दर्रा भी होता है। नाम सुने होंगे, पाल घाट, आपको थाल घाट। यहाँ पे जो दर्रा होता है सेनकोटा दर्रा। तो यहाँ पे दर्रा के बीच में जो गैप होता है, यानी ये वाला जो रास्ता होता है इसके बीच में, यानी ये वाला जो रास्ता होता है, तो यहाँ पे जो मानसून ऐसे जाता है तो इसके बीच में भी ऐसे मानसून इधर पार कर जाता है। तो ये जो पार करता है आपको दक्कन वाले पठार में, यानी मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, यानी आपको थोड़ा मारा वर्षा जो है इसी कारण होता है, क्योंकि बीच में जो गैप है, जो रास्ता है, दर्रा है, उसके बीच से जो है मानसून पार करता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो नर्मदा एक घाटी है, यहाँ पे आप देखे होंगे, इसके बीच में भी आपको ये जाकर जो है मानसून उसमें फंस जाता है थोड़ा, तो उसमें भी वहाँ पे वर्षा कराती है। तो दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वृष्टि छाया क्षेत्र होते हुए भी वहाँ पे वर्षा होती है। तो ये आपको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है कि खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मानसीराम विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है तथा राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। और इसके पीछे कारण है, जैसे अगर हम सबसे ज़्यादा मानसीराम में होता है तो ये आपको यहाँ पे जैसे ये जा रही है हवा, तो इसे जाकर ये आपको बीच में तीनों तरफ से पठार है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो जैसे ये जाती है इसके बीच में फंस जाती है, आपस में टकरा जाती है और यहाँ पे बहुत जोर से बारिश कराती है। और बीच में ही पड़ता है खासी, और खासी जो है मेघालय में है, और इसी के ऊपर यानी खासी जो पहाड़ी है उसी के ऊपर पड़ता है मानसीराम और आपके चेरापूंजी। मानसीराम और चेरापूंजी ये दोनों जो जगह है वो आपको यहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपको मानसीराम में, यानी आपको लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि चेरापूंजी में अगर हम बात करें तो आपको 1100 के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। तो मानसीराम में सबसे ज़्यादा होती है और ये खासी के ऊपर ही है। और आपको मानसीराम से 16 किलोमीटर दूर जो है आपको चेरापूंजी पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। और हम बात कर रहे थे यहाँ पे राजस्थान वाले इलाके में, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक अरावली पर्वत है, और ये जो अरावली पर्वत है ये आपको जो इधर से जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ पे आपको इसी के समानांतर है। यानी आपको जो जाती है मानसून तो यहाँ पे इसके ऊपर ही बह जाता है, यानी इसके समानांतर है, तो इसे टकराता नहीं है और इसी से होकर आगे चला जाता है। इसलिए जो है राजस्थान में बारिश जो है नहीं हो पाती है, होता भी है तो बहुत कम होता है। और यहीं पे आपको एक और चीज़, यहाँ पे आपको मरुस्थल भी पड़ता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा गर्मी होता है तो हवाएं और ऊपर उठ जाती है, तो निम्न दाब उत्पन्न यहाँ पे हो जाता है, तो हवाएं और तेज से जो है आपको उधर चली जाती है, आपको जाके हिमालय से टकरा जाती है और साथ में हिमाचल प्रदेश उधर आपको थोड़ा वर्षा कराती है। ये आपको चीज़ याद रखना है। अब हम बात करेंगे मानसून का वापसी, जैसे परिवर्तनीय मौसम। भारतीय मानसून की वापसी उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ होती है और लौटती हुई मानसूनी पौने बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। यानी आपको ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपको कर्क रेखा सूर्य की स्थिति जो होती है आपको मकर रेखा में यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है और यहाँ पे आपको हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है और साथ में अपने आते वक्त यहाँ पे क्योंकि उधर से लौटती है
तो पहले ही वर्षा यहाँ पे इधर करा दी रहती है, तो यहाँ पे इसके पास पानी की कमी होती है। लेकिन ये जैसे आपको ये हवाएं जो होती है, उनको बंगाल की खाड़ी में ये वाले जो एरिया है यहाँ पे, इसमें आपको वर्षा कराती है। यहाँ पे नमी लेकर रहती है और साथ में ये तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराती है। तो यही होता है मानसून की वापसी, जिसको परिवर्तनीय मौसम बोलते हैं। ये सब चीज़ आप यहाँ पे आप समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्षा का वितरण जो है भारत में कैसे और कहाँ पे कितना होता है। चलिए थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाला डार्क एरिया है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे 400 से ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसी प्रकार यहाँ पे उससे थोड़ा जो कम है, 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर। और ये वाला जो एरिया है, जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया, वहाँ पे 100 से 200। और ये वाला जो एरिया देखिए हल्का ये आपका है, तो यहाँ पे 60 से लेकर, ये वाला आपको 60 से लेकर 100 के बीच में होता है। ये वाला जो एरिया है 40 से 60 के बीच में आप देख रहे होंगे, ये आपका ये वाला एरिया है। और ये वाला जो एरिया है, दोनों ये 40 से 60 के बीच में पड़ता है। और ये जो देखिए 20 से 40 के बीच में है, आपको बहुत कम, यानी ये वाला जो एरिया है आपको राजस्थान टाइप में इस इधर पड़ता है। और साथ में जो पूरा एकदम वर्षा नहीं होता है, वो आपको 0 से 20 डिग्री के बीच में बाँटा गया है। जैसे बात करें हम पूरा डार्क वाला में, तो डार्क वाला देखिए ये आपका 400 से अधिक है। तो 400 से अधिक आपको, ये तो होगा आपके ये जो है आपका पश्चिमी घाट से मानसून टकराती है इधर से, तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, तो इस वाले एरिया में आपको ज़्यादा वर्षा दिख रहा होगा। और साथ में ये जो पश्चिम बंगाल की शाखा, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून जाती है, तो मेघालय वाले क्षेत्र में, यानी पठार वाले क्षेत्र में, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा सेंटीमीटर हो गया। और वहीं आपको 200 सेंटीमीटर अगर आप देखिएगा, तो 200 सेंटीमीटर में देखिए ये वाला जो एरिया पूर्वोत्तर वाला में, ये वाला इधर और साथ में इसके ऊपर है। और साथ में देखिए यहाँ पे भी है, यानी आपको पश्चिमी घाट की तरफ भी ये वाला एरिया, ये आपको 200 से 400 सेंटीमीटर है। और ये वाला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और इधर भी ये है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये वर्षा का आप अनुमान लगा सकते हैं फिगर के माध्यम से, तो इसको आप समझ लिए होंगे। अब इस चैप्टर को समाप्त करते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसमें जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है, उसमें सही क्या है चुनना था। तो नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो बताएं आपको मानसीरावन में होता है, तो इसका ग आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या बोलते हैं, तो बताए हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं लू। काल बैसाखी जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। 3 नंबर है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो आपको बताए हैं 1 जून को, यानी जून के पहले सप्ताह में होता है, यानी प्रथम प्रारंभ में हो जाएगा। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, तो शीत ऋतु में देखिएगा जो है आपको दिन जो है गर्म होता है और रात आपको ज़्यादा ठंडा होता है। तो 4 का यहाँ पे ख आंसर होगा। तो ये आप देख लिए। इसी के साथ में आपका चौथा जो चैप्टर है जलवायु, यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग आगे कवर करेंगे 5वां चैप्टर। और 5वां चैप्टर जो है यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं।
you